प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। नमस्कार दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में अपनी राय टाइम टू टाइम ज़रूर बताते रहना। क्या चेंजेस रहेंगे, अगर कोई भी हो आपके मन में जो बात हो वो कमेंट्स में लिखते जाना। मैं हर रोज़ कमेंट्स डेली पढ़ता रहता हूँ। रिप्लाई तो नहीं कर पाता लेकिन हर रोज़ पूरे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। और हाँ, इसका आज एक एक्स्ट्रा एपिसोड आ सकता है, तो इसी वजह से लाइक और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। और क्या हम इसका मेंबरशिप स्टार्ट करें, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैनल्स इस मेंबरशिप के चक्कर में या एक्स्ट्रा एपिसोड के चक्कर में डिमोनेटाइज हो रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। तो मुझे बताना अपनी राय। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। अध्याय 321। कोई बात नहीं, मैं खुद निपट लूंगा। 10 मिनट बाद देवांश ठाकुर को ईशा देशमुख का एक मैसेज मिला। मैं देशमुख परिवार के घर के पास आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें और कितनी देर लगेगी? हाई स्पीड ट्रेन 20 मिनट में पहुंचेगी, फिर वहां तक आने का समय कुल मिलाकर 40 से 50 मिनट मान लो, देवांश ने जवाब दिया। ठीक है, तो आधे घंटे बाद मैं पहले देशमुख परिवार के अंदर जाऊंगी और दिग्विजय देशमुख को बाहर निकालूंगी। ईशा ने मैसेज भेजा और तुरंत दूसरा मैसेज भी चिपका दिया। वक्त पर जरूर पहुंचना। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे धोखा मत देना। हालांकि मैसेज थोड़ा मजाकिया था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि ईशा बुरी तरह डरी हुई है। देवांश ने मैसेज देखा और बस एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। 10 मिनट और गुजरे और ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई। स्टेशन आने ही वाला था। तभी बेला बख्शी का फोन बजा। यह उदय काका का कॉल था। बेला, 100 से ज्यादा लोगों ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों निकास द्वारों को घेर रखा है। क्या ये लोग तुम्हारे लिए आए हैं? ये सुनते ही बेला का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर शिकन पड़ गई। उदय काका, क्या इससे आपको परेशानी होगी? अगर मुसीबत ज्यादा है तो? वह दबी जुबान में मान रही थी कि वो लोग उसी के लिए आए हैं, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उदय काका ने उसे बीच में ही रोक दिया। अरे बस कुछ लफंगे हैं, उदय काका की नज़र में इनकी कोई औकात नहीं। वैसे मैं पूर्वी गेट पर इंतजार कर रहा हूँ, गलत रास्ते मत चले जाना। कॉल कट गया और बेला ने संक्षेप में प्रिया व्यास को स्थिति समझाई, जिसका सुंदर चेहरा ये सुनते ही सफ़ेद पड़ गया। गनीमत थी कि उदय काका के भरोसे ने उसे थोड़ा शांत कर दिया। तुमने भी सुना, बाहर लगभग 200 लोग हैं। ट्रेन से उतरने के बाद हमारे साथ ही चिपके रहना, इधर उधर मत भटकना, वरना हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, बेला ने देवांश से कहा। हालांकि उसे देवांश का घमंडी स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आखिरकार उसने रिकी सालियान को खदेड़कर उन्हें छत्रपति संभाजी नगर तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद की थी। जैसा उसने पहले कहा था, अब हिसाब बराबर था। इसके बाद छत्रपति संभाजी नगर में उसके साथ क्या होगा, ये बेला की जिम्मेदारी नहीं थी। देवांश मुस्कुराया, कोई बात नहीं, तब मैं तुम सबकी रक्षा कर लूंगा। ... ये सुनकर बेला ने अपनी आंखें घुमा लीं, मुंह फेर लिया और देवांश की तरफ दोबारा देखने की जहमत भी नहीं उठाई। प्रिया ने भी आह भरी, देवांश भाई, हर गेट पर 100 लोग हैं। अगर सबने एक एक घूंसा भी मारा तो तुम जेल नहीं पाओगे। प्लीज, ये डींगे हाँकना बंद करोगे? देवांश मुस्कुराया और उसने उससे बहस नहीं की। ट्रेन जल्दी ही रुक गई। बेला और प्रिया के पास बस एक साधारण सा बैग था, कोई सूटकेस नहीं। साफ था कि वे स्कूल से बहुत जल्दबाजी में निकली थीं।
तीनों भीड़ के साथ पूर्वी गेट की ओर बढ़े। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, उन्होंने बाहर लोगों का एक घना हुजूम देखा, जिनके चेहरे पर खूंखार भाव थे और आंखें शिकार को तलाश रही थीं। ये नज़ारा देखते ही प्रिया का शरीर कांपने लगा, उसके पैर जवाब दे गए और चलना मुश्किल हो गया। उसके इस अजीब बर्ताव ने तुरंत उस भीड़ का ध्यान खींचा और तीनों की पहचान उजागर हो गई। लेकिन बेला बहुत शांत थी। उसने प्रिया को सहारा दिया और उसे व देवांश को एक एक करके टिकट गेट से बाहर निकाला। जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, प्रवेश द्वार पर कतार में खड़ी भीड़ एक साथ आगे बढ़ी, मानो तीनों को पूरी तरह घेर लेने का इरादा हो। इतने सारे लोगों के घेरे में बाहर से कोई चाहकर भी फोटो नहीं ले सकता था कि अंदर क्या चल रहा है। तो क्या उस घेरे के अंदर वे जो चाहे वो नहीं कर सकते थे? जैसे ही घेरा कसने वाला था, एक आवाज गूंजी, बहुत तेज नहीं लेकिन इतनी दमदार कि सब सन रह गए। क्या कर रहे हो? मेरे उदय चौहान की भतीजी को हाथ लगाने की जुर्रत? क्या मुझे कोई सजावट की चीज समझ रखा है? उदय चौहान, उदय काका। भीड़ में से अचानक हैरानी भरी आवाजें आईं। जो घेरा कसने वाला था वह वहीं जम गया, जैसे किसी ने रिमोट से पॉज बटन दबा दिया हो। तीनों ने सिर घुमाकर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने रईसी कुर्ता पायजामा पहन रखा था और हाथ में अखरोट घुमा रहा था, धीरे धीरे और मजे से भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आ रहा था। और जहां जहां वह चलता, भीड़ अपने आप पीछे हट जाती, जिससे रास्ता चौड़ा होता गया। उदय काका बेला के पास पहुंचे। ये देखकर कि वह सुरक्षित है, वह पलटे और भीड़ पर चिल्लाए, चाहे तुम्हें जिसने भी भेजा हो, उसे कहो बाहर निकलकर मुझसे मिले। मैंने भेजा है। क्या उदय चौहान को कोई दिक्कत है? भीड़ के पीछे से एक आवाज आई और फिर भीड़ जल्दी से छट गई, जिससे बोलने वाला सामने आ गया। यह कोई और नहीं बल्कि रिकी सालियान था, जिसे देवांश ने कुछ देर पहले बेहोश किया था। उसके दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी थीं और चेहरे पर आयोडीन लगा था। हालांकि मरहम पट्टी थोड़ी बेतरतीब थी, ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन में ही काम चलाओ इलाज किया गया हो। रिकी सालियान। उदय काका ने पहले बेला को देखा, थोड़े उलझन में थे कि उसने सालियान परिवार से पंगा लेकर इस लड़के की ऐसी हालत कैसे कर दी। लेकिन उन्होंने अपनी उलझन दबाई और रिकी को ठंडी नजरों से देखा। मैं सोच रहा था कौन है, तो ये सालियान का तीसरा बेटा निकला। तुम पहले ही इस हालत में हो, अस्पताल क्यों नहीं भागते? उदय चौहान, बकवास बंद करो। अगर तुम उन दोनों को ले जाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वो लड़का यहीं रहेगा। रिकी ने देवांश की ओर इशारा किया, उसकी आंखों में खून सवार था। ये सुनते ही बेला ने तुरंत उदय काका के कान में फुसफुसाया, उदय काका, ट्रेन में रिकी ने मेरे और प्रिया के साथ बदतमीजी की कोशिश की थी। इसने ही हमें बचाया था। ये सुनकर उदय काका ने देवांश को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, फिर रिकी से कहा, ये लड़का मेरी भतीजी का एहसानमंद है। आज मैं इसे हर हाल में अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा करते हैं, मैं, उदय चौहान, तुम्हारे इलाज का सारा खर्च उठा लूंगा। यह उदय काका की तरफ से रिकी को बहुत बड़ी इज्जत बख्शना था, वरना आमतौर पर वह अब तक लड़कर निकल चुके होते। इलाज का खर्च? क्या तुम, उदय चौहान, इसकी कीमत चुका पाओगे? रिकी ने दांत पीसते हुए पूछा, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। मजाक है क्या? हालांकि मैं उतना अमीर नहीं जितना तुम्हारा सालियान परिवार है, लेकिन कुछ मेडिकल बिल चुकाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी जवानों के बीच की झड़प में कितनी ही चोट लग सकती है। उदय काका ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने बस देवांश पर एक नज़र डाली थी और पाया कि उसमें किसी मार्शल आर्टिस्ट वाली कोई आभा नहीं थी, बस एक साधारण सा लड़का था। उसका वार कितना भी भारी हो, गंभीर चोट नहीं पहुंचा सकता। कैसी चोट? उस लड़के ने सबके सामने मुझे दर्जनों थप्पड़ मारे और मेरी 8 उंगलियां तोड़ दी। क्या तुम इन उंगलियों की कीमत चुका सकते हो? रिकी दर्द से कराहते हुए बोला, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, गुस्से से पागल हो रहा था। ये सुनते ही उदय काका, जो हमेशा शांत रहते थे, के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर केवल ऊपरी चोटें होती तो ठीक था, लेकिन उस लड़के ने रिकी की 8 उंगलियां तोड़ दी, मतलब उसके हाथ लगभग बेकार कर दिए। ये दुश्मनी बहुत बड़ी है और सालियान परिवार इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। कुछ सोचने के बाद उन्होंने बेला से कहा, बेला, यह मामला उदय काका की हैसियत से बाहर हो गया है। रिकी की बात मान लो, चलो हम पहले निकलते हैं। लेकिन काका, उसने हमारी जान बचाई है। बेला ने सदमे में उदय काका को देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसी बात कहेंगे। ये सुनकर उदय काका ने उसे नज़रअंदाज किया और देवांश की ओर मुड़े। नौजवान, ट्रेन में तुम्हारी बहादुरी के लिए शुक्रिया, लेकिन यह मामला बहुत बड़ा है काका, इसे संभाल नहीं सकते, इसलिए मुझे माफ़ करना। देवांश ने हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं खुद निपट लूंगा। देवांश, ये कौन सा वक्त है, क्या तुम अब भी जिद करोगे? बेला ने तीखी आवाज में डांटा, आंखें खोलो और देखो, सामने 100 से ज्यादा लोग हैं, तुम कैसे निपटोगे? क्या मरने का शौक है? बोलने के बाद बेला ने फिर से उदय काका से विनती की, काका, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, इस बार प्लीज मेरी विनती है, मेरा यह एहसान चुकाने में मदद करें।
इसके बाद मेरा और उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। उदय काका ने देखा कि बेला गंभीर है और जानते थे कि अगर यह एहसान नहीं चुकाया गया तो बेला बाद में जरूर मन में मलाल रखेगी। इसलिए उन्होंने माथे पर बल डालकर एक पल सोचा, फिर दृढ़ भाव से रिकी सालियान की ओर देखा। रिकी, मैं उदय चौहान आज इस लड़के की रक्षा करूंगा। अध्याय 322, जो विरोध करने की जुर्रत करेगा उसका पूरा खानदान मिटा दिया जाएगा। उदय काका की बात सुनकर देवांश के मुंह से हैरानी भरी आवाज निकली। आम कहानी के हिसाब से क्या इस मोड़ पर उदय काका को बेला और प्रिया को लेकर चले नहीं जाना चाहिए था? तुम लोग इतने धर्मात्मा क्यों बन रहे हो? मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो। असल में उनके जाने के बाद वह आसानी से बिना किसी को पता चले स्टेशन से निकल सकता था और इससे देशमुख परिवार तक जाने में देरी भी नहीं होती। अब इन 3 बोझों को साथ लेकर चलने का मतलब था हंगामा और समय की बर्बादी। जैसे ही देवांश उदय काका को समझाने वाला था कि उन्हें इतना महान बनने की जरूरत नहीं है, सामने खड़े रिकी ने पहले ही बोल दिया, उदय चौहान, अपनी करनी के अंजाम के बारे में ठीक से सोच लो। रिकी ने ठंडी नजरों से कहा, मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारे सालियान परिवार के पास जो भी हथकंडे हैं इस्तेमाल कर लो। मैं उदय उनका सामना करूंगा। उदय काका का स्वभाव सीधा था, एक बार फैसला कर लिया तो वह डगमगाते नहीं थे। बढ़िया, क्या हिम्मत है, तुम मेरे सालियान परिवार से पंगा लेने की जुर्रत कर रहे हो। मुझे लगता है छत्रपति संभाजी नगर में तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। उदय काका ने हिकारत से नाक सिकुड़ी, संभाजी नगर पर तुम्हारे सालियान परिवार का राज नहीं चलता। अब हम स्टेशन से बाहर जाना चाहते हैं। क्या कहते हो, हमें रोकोगे या जाने दोगे? तुम उदय चौहान आंतर शक्ति के माहिर हो, अगर हम तुम्हें रोकना भी चाहें तो यकीनन नहीं रोक सकते। तो जल्दी से महान उदय काका के रास्ते से हटो, मेरा रास्ता मत रोको। उदय काका ने सीधे रिकी को बीच में ही काट दिया। वह जानते थे कि देरी से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जितनी जल्दी वे इस मुसीबत की जगह से निकलें उतना ही सुरक्षित रहेंगे। इतने उतावले मत हो, हालांकि हम तुम्हें नहीं रोक सकते, लेकिन संभाजी नगर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोक सकते हैं। रिकी ने तंज कसा, फिर चिल्लाया, आइए राणे भाई। राणे भाई? कौन राणे भाई? उदय काका के माथे पर बल पड़ गए, आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। उदय चौहान, अभी तो तुमने कहा था कि यहाँ मेरे सालियान परिवार का राज नहीं चलता, तो फिर देशमुख परिवार के बारे में क्या ख्याल है? क्या उनका सिक्का चलता है? रिकी ने बात खत्म की और जोर से हंसने लगा। देशमुख परिवार सुनते ही उदय काका और दोनों लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ गया, खासकर बेला का, जिसकी गोरी त्वचा अब बेजान सफेद संगमरमर जैसी लग रही थी। सामने की भीड़ फिर से 2 हिस्सों में बंट गई और फिर एक रईसजादा, जिसने फॉर्मल कपड़े पहने थे लेकिन चेहरा पीला और बीमार सा था, सबकी नजरों के बीच धीरे धीरे घेरे के अंदर आया। ये तो विक्रांत देशमुख है। बेला ने उसे एक नज़र में पहचान लिया और उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। प्रिया की नाजुक भौहें तन गईं। क्या ये देशमुख परिवार का वही बदनाम बीमार आदमी है, वो दरिंदा जिसे औरतों के शरीर के साथ तरह तरह के औजारों से खेलना पसंद है? बोलने के बाद प्रिया का पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। अगर उन्हें पता होता कि रिकी सालियान विक्रांत देशमुख को बुला लाएगा तो वे विरोध करने की जुर्रत ही नहीं करती, वे रिकी की सेवा करना बेहतर समझती। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रिकी ज्यादा से ज्यादा हवसी था, लेकिन विक्रांत देशमुख एक असली मानसिक रोगी था। कहा जाता था कि जो औरतें विक्रांत के हाथों से गुजरी वे या तो अपाहिज हो गईं या पागल, और कोई भी उसके बंगले से सामान्य मानसिक हालत में बाहर नहीं निकली। 2 साल पहले जिस मशहूर हीरोइन ने तहलका मचाया था और किसी बाहरी वस्तु के कारण अस्पताल के इमरजेंसी रूम में पहुंची थी, खबर थी कि वह भी विक्रांत का ही शिकार थी। अहम बात यह थी कि वह हीरोइन उस समय टॉप स्टार थी, फिर भी यहाँ वह विक्रांत की पकड़ से बच नहीं सकी, जिससे पता चलता है कि विक्रांत तब कितना बेखौफ था। हालांकि सुना है कि उस घटना के बाद किसी ने देशमुख परिवार को चेतावनी दी थी, जिसके बाद विक्रांत ने खुद पर काफी लगाम लगाए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रिकी उसे बुला लाएगा। उदय चौहान, तुम तो बड़े प्रभावशाली हो, तुम मेरे देशमुख परिवार के सहयोगी सालियान परिवार को भी कुछ नहीं समझते। जैसे ही विक्रांत आया, उसने अपनी आंखें सनकरी की और एक डरावने लहजे में कहा। कई फीट दूर खड़े होने के बावजूद बेला और प्रिया को अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई। उदय काका भी इस पल घबरा रहे थे। हालांकि उनके पास आंतर शक्ति थी और वे यहाँ एक हस्ती माने जाते थे, यहाँ तक कि सालियान परिवार को चुनौती देने की हिम्मत रखते थे, लेकिन असली देशमुख परिवार के सदस्यों का सामना करने का साहस उनमें नहीं था। कोई और रास्ता नहीं था। सालियान परिवार और देशमुख परिवार के बीच का अंतर जमीन आसमान का था। सालियान परिवार के साथ वह फिर भी अपनी ताकत के दम पर बातचीत की मेज पर बैठने का हक रखते थे, लेकिन देशमुख परिवार के सामने उन्हें दिग्विजय देशमुख के आगे आने की भी जरूरत नहीं थी। वे बस अपनी तीसरी पीढ़ी के किसी वंशज को भेज सकते थे और वह व्यक्ति बराबरी से उनसे निपट सकता था।
खासकर विवान देशमुख परिवार का वारिस, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पूर्ण अंतर्शक्ति हासिल करने के बेहद करीब है, जो उसे उदय काका से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। बातचीत की मेज की तो बात ही छोड़िए, उनके पास देशमुख परिवार की मेज पर बैठने की योग्यता भी नहीं थी। छोटे सरकार, यह एक गलतफहमी है। मैं बेला और बाकी को अभी ले जाता हूँ। जहाँ तक आपके और उस लड़के के बीच की रंजिश की बात है, मैंने उदय चौहान ने कुछ नहीं देखा। उदय काका ने दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ा और जल्दी से जाने लगे। और इस बार न तो बेला और न ही प्रिया ने उदय काका को फिर से मनाने की कोशिश की, एक शब्द भी नहीं। इसके बजाय दोनों महिलाओं ने एक साथ देवांश को देखा, उनकी आंखों में माफी थी। बेला ने तो फुसफुसाते हुए कहा, मुझे माफ करना, हमने पूरी कोशिश की। प्रिया की आंखों में आंसू थे, उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि देवांश के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, वह उन्हें जाते हुए देख रहा था, यहाँ तक कि मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर अलविदा भी कह रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे घेरे से बाहर निकल पाते, उन्होंने विक्रांत की मनहूस आवाज सुनी, जा रहे हो? क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? जैसे ही ये शब्द बोले गए, वह घेरा, जो पहले कसने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तुरंत एक पूर्ण चक्र बन गया, जिसने उदय काका और दोनों लड़कियों का रास्ता रोक दिया। हालांकि उदय काका आसानी से इस नाकाबंदी को तोड़ सकते थे और विक्रांत को मसल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वह खुद मौत से नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें देशमुख परिवार के बदले का डर था, जो उनके पूरे खानदान को मिटा देता। छोटे सरकार, रिकी, अभी रिकी ने कहा था कि मैं इन दोनों को ले जा सकता हूँ, जब तक कि वह लड़का पीछे रह जाए। उदय काका ने फीकी मुस्कान के साथ समझाया। इस बिंदु पर जिसे छोड़ना जरूरी था, उसे स्वाभाविक रूप से छोड़ना ही पड़ा। अगर वह पहले की तरह विरोध करते रहे तो सब मारे जाएंगे। अगर रिकी की बातों का इतना ही वजन होता, तो क्या तुम अभी उसे चुनौती देने की जुर्रत करते? विक्रांत के इस सवाल ने उदय काका को लाजवाब कर दिया। ये देखकर विकी तुरंत जोर से हंसा। उदय चौहान, क्या तुम अभी डींगे नहीं हाँक रहे थे कि तुम उस लड़के की रक्षा करोगे? जैसे ही राणे भाई आए, तुम अपनी रक्षा भी नहीं कर पाए। हा, देखते हैं तुम मेरे सामने फिर से अकड़ने की हिम्मत करते हो या नहीं। उदय काका का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं वे विक्रांत को नाराज न कर दें और अपने परिवार पर आफ न बुला लें। छोटे सरकार, तो इस मामले के बारे में? उदय काका ने डरते हुए पूछा। चूंकि तुम हमसे टकरा ही गए हो, तो ये किस्मत है। इत्तेफाक से आज देशमुख परिवार में एक बड़ा जश्न है, तो तुम सब भी चलो और खुशियां बांटो, विक्रांत ने एक डरावने लहजे में कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, बेला और प्रिया के पहले से ही सफेद चेहरे अब खौफ से भर गए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानती थीं कि एक बार देशमुख परिवार के गेट के अंदर जाने के बाद उनके शरीर पर उनका अपना हक नहीं रहेगा। उस समय उनकी कोई नहीं सुनेगा कि विक्रांत उनके साथ कैसा खेल खेलना चाहता है। अगर यह सिर्फ गोल्फ की गेंदों की बात होती तो शायद ठीक था, लेकिन अगर कुछ और हुआ तो वे अंजाम की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। इसलिए वे उदय काका की ओर सिर हिलाती रहीं, अपनी आंखों से हताश होकर विनती कर रही थीं। उदय काका स्वाभाविक रूप से विक्रांत की विकृतियों को जानते थे और दोनों लड़कियों को इतनी भयानक तबाही झेलते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने विनती की, छोटे सरकार, क्या आप एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर मेरी इज्जत की खातिर इन दोनों को जाने देंगे? मैं आपके साथ देशमुख परिवार चलूंगा। वह बेला और प्रिया को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। बेला और दूसरी लड़की ने यह सुनते ही हैरानी से पुकारा, काका। लेकिन जैसे ही वे बोली, उन्होंने विक्रांत की कड़वी आवाज सुनी, तुम्हारी इज्जत? तुम, उदय चौहान, एक मामूली उस्ताद, क्या तुम मेरे सामने इज्जत की बात करने के लायक हो? उदय काका, हालांकि वह अपमान और बेबसी से भरे थे, लेकिन अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर सके। विक्रांत ने केवल ठंडे स्वर में कहा, इन सबको ले चलो। अगर किसी ने विरोध करने की जुर्रत की तो उनका पूरा खानदान मिटा दिया जाएगा। अध्याय 323, गुरु देवांश। वो तो ठीक ठाक ही हैं। जैसे ही विक्रांत ने वह कहा, उदय काका, जिनमें मूल रूप से मरते दम तक लड़ने का जज्बा था, ने तुरंत हथियार डाल दिए। उनका असली इरादा बेला और प्रिया के भागने के लिए खून की नदियां बहाकर रास्ता बनाने का था और उसके बाद के सारे परिणाम भुगतने को तैयार थे। हालांकि विक्रांत के शब्दों ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। अगर उन्होंने अब विरोध किया तो पूरा परिवार काटा जाएगा, लेकिन अगर वे उसके साथ देशमुख परिवार गए तो शायद दिग्विजय देशमुख को देखने के बाद उम्मीद की कोई किरण नजर आए। चुनाव साफ था, तो उदय काका ने दोनों लड़कियों को कसकर अपनी पनाह में लिया और विक्रांत के पीछे पीछे चल दिए। जहां तक देवांश की बात थी, वह तो पहले से ही देशमुख परिवार जा रहा था और अब देशमुख परिवार के सदस्यों का रास्ता दिखाना वही था जो वह चाहता था। सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने निकास पर ज्यादा देर नहीं की, जिससे वह सबसे ज्यादा संतुष्ट था। वरना अगर वे 2 मिनट और देर करते तो वह लोगों को नुकसान पहुंचाने पर उतर आता। उदय काका अपनी कार खुद चला रहे थे, इसलिए विक्रांत ने उन्हें अपनी कार खुद चलाने को कहा।
बेला, प्रिया और देवांश हालांकि एक बड़ी गाड़ी में बैठाए गए जिसके दरवाजों पर 2 हटे कट्टे आदमी पहरा दे रहे थे ताकि वे भाग न सकें। बेला, अब हम क्या करेंगे? वो दरिंदा विक्रांत हमें तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। प्रिया ने बेला का हाथ कसकर पकड़ रखा था, उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आवाज रुंध गई थी। प्रिया, घबराओ मत, अभी अंत नहीं आया है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बेला ने माथे पर बल डाला, एक पल सोचा और फिर उसे तसल्ली दी। क्या विक्रांत ने अभी नहीं कहा कि आज देशमुख परिवार में कोई बड़ा जश्न है? अगर हम तब बड़े मालिक दिग्विजय देशमुख को देख पाएं तो हम उनसे विनती करेंगे। मेरे पिता और तुम्हारे दादाजी के रुतबे के साथ उन्हें मान जाना चाहिए। प्रिया ने इसके बारे में सोचा, फिर जल्दी से सिर हिलाया और कहा, क्या वह टॉप हीरोइन हमारे दोनों परिवारों से ज्यादा ताकतवर नहीं थी? क्या वह फिर भी विक्रांत के चंगुल से नहीं बच सकी? वो तब की बात थी, ये अब की बात है। इसके अलावा हमने रिकी से दुश्मनी मोल ली है, विक्रांत हमारे साथ हद पार नहीं करेगा। शायद अगर हम विनती करें तो वह हमें जाने देगा। बेला ने हिसाब लगाया। ये सुनकर प्रिया को फिर से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और उसके कांपते शरीर को काफी राहत मिली। तभी उसकी नज़र देवांश पर पड़ी और कुछ हिचकिचाहट के बाद आखिरकार उसने देवांश से कहा, उदय काका का तुम्हें छोड़ना भी मजबूरी में लिया गया फैसला था, इसे दिल पर मत लेना। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, देवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम इसे ये सब क्यों समझा रही हो? अगर इसने पहले रिकी की उंगली न तोड़ी होती तो हम अभी ऐसी मुसीबत में न फंसे होते, बेला ने गुस्से में कहा। देवांश ने बेला के विरोधाभासी स्वभाव को पहले ही देख लिया था। उसने उसे हाई स्पीड ट्रेन में अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उतरने से पहले उसने फिर भी उसे अपने पास चिपके रहने को कहा। इसके अलावा जब वह साफ तौर पर जा सकता था तब भी उसने उदय काका से उसकी रक्षा करवाई, जो ये साबित करने के लिए काफी था कि यह लड़की दिल की साफ है, बस थोड़ी घमंडी है और दूसरों से बात करने के लिए झुकना नहीं चाहती। लेकिन उसने हमें बचाया तो था, प्रिया ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बेला ने उसे सीधे बीच में ही रोक दिया। और नतीजा क्या निकला? हम और भी भयानक जाल में फंस गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने दबी आवाज में कहा, तुम पूरी तरह से उसे दोष नहीं दे सकती। अगर रिकी हमें पकड़ने पर तुला था तो उसके साथ या उसके बिना वह मदद के लिए विक्रांत को ही बुलाता। बेला इन शब्दों से सन्न रह गई, फिर आह भरी और बोली, मुझे पता है, मेरा मतलब उसे दोष देना नहीं है। मैं बस उसे यह बताना चाहती हूँ कि अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो अपने लिए कुछ गुंजाइश छोड़ो, चीजें इतनी आक्रामक तरीके से मत करो। जैसे इस बार अगर हम और उदय काका ना होते तो रिकी द्वारा बुलाए गए लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला होता, क्या वह भी यहाँ बैठकर तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता? ये सुनकर देवांश चौंक गया। वह जानता था कि बेला की जुबान कड़वी है लेकिन दिल साफ है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह खुद शेर की मांद में थी तब भी वह उसके भविष्य के बारे में सोच रही थी। वह नहीं जानता था कि यह कहे कि वह सुंदर और दयालु है या ये कि वह बहुत बड़े दिल वाली है। और प्रिया इतने सालों से बेला की इतनी अच्छी दोस्त होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसके चरित्र को जानती थी, इसलिए उसका ये शब्द कहना उसकी उम्मीदों के भीतर था और इस तरह वह ज्यादा हैरान नहीं थी। अरे, जब हम बाद में देशमुख परिवार पहुंचे, अगर तुम चुप रह सको तो मत बोलना, हमें सब संभालने देना, समझे? बेला देवांश पर चिल्लाए। देवांश, जो अपने फोन पर ईशा को मैसेज भेज रहा था, ने ये सुनकर सिर हिलाया, ये बताते हुए कि वह समझ गया। मैंने कहा, क्या तुम थोड़े गंभीर हो सकते हो? क्या वक्त हुआ है और तुम अभी भी फोन से खेलने के मूड में हो? अगर हम इस बार नहीं बच पाए तो जब तुम ऊपर जाओगे तुम्हारे पास फोन से खेलने के लिए सारी उम्र पड़ी होगी। बेला ने नाराज होकर कहा, चिंता मत करो, ये सिर्फ देशमुख परिवार है, मैं उन्हें अपनी नज़र में कुछ नहीं समझता। हम सब इस बार मुसीबत को आशीर्वाद में बदल देंगे, देवांश ने शांत और बेपरवाह भाव से कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया उसे ईशा का जवाब मिला, मालिक आप कहाँ हैं? अगर आप जल्दी नहीं आए तो अगले साल मेरी कब्र पर घास 2 हाथ ऊंची हो जाएगी। ये देखकर कि ईशा के पास अभी भी उसके साथ मजाक करने का मूड है, देवांश जान गया कि समस्या बड़ी नहीं है, इसलिए उसने जवाब दिया, जल्द ही, मैं रास्ते में हूँ। प्रिया, तुम सुन रही हो? क्या ये इंसानों वाली भाषा भी बोल रहा है? बेला देवांश से लगभग उबल पड़ी थी। प्रिया भी बेबस और निशब्द लग रही थी। देवांश भाई, जब हम बाद में देशमुख परिवार पहुंचे तो तुम्हें बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं कहनी है, वरना कोई फरिश्ता भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, समझे? क्या देशमुख परिवार इतना डरावना है जो तुम दोनों को इस तरह डरा रहा है? देवांश हंसे बिना नहीं रह सका। तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, इसलिए तुम आंतर शक्ति वाले की दहशत नहीं जानते। बड़े मालिक दिग्विजय देशमुख, वे पूर्ण आंतर शक्ति के स्तर पर हैं। एक सिद्ध महागुरु के अलावा उनका स्तर सबसे शक्तिशाली है। क्या तुम्हें ये डरावना लगता है या नहीं? प्रिया ने समझाया। देवांश ने कंधे उचकाए, पूर्ण आंतर शक्ति, ये तो बस ठीक ठाक है।
बेला, प्रिया, देवांश भाई, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, क्या तुम ये ताने तब तक बचा कर रख सकते हो जब तक हमेशा आपसे निकल न जाएं? मैं इस साल सिर्फ 20 की हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहती। प्रिया ने कहा, उसकी आंखों के कोनों में आंसू छलक आए। पूर्ण अंतर शक्ति के स्तर को अपनी नज़र में कुछ नहीं समझते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश हो? बेला ने हिकारत से नाक सिकुड़ी। उसकी आंखों में देवांश के लिए पहले से भी ज्यादा तिरस्कार भर गया था। हालांकि वह देवांश को बचा रही थी, लेकिन वह वास्तव में उसे दिल की गहराइयों से नीचा समझती थी। छिछोरा, घमंडी, अहंकारी और इतनी संकीर्ण सोच वाला, जैसे कुएं का मेढक, वह वास्तव में लोगों को कोई भी अच्छा महसूस करने लायक नहीं छोड़ता था। तुम्हारी बातों से लग रहा है नॉर्थ मुंबई के ये गुरु देवांश बहुत शक्तिशाली हैं। देवांश ने पूछा, जवाब जानते हुए भी। बेला जानती थी कि देवांश ने महागुरु देवांश की कहानियों के बारे में केवल थोड़ा बहुत सुना होगा, इसलिए उसे लगा कि वह सच में नहीं जानता, और इस तरह समझाया, अगर वह शक्तिशाली न होते तो क्या वह इतने कम समय में पूरे नॉर्थ मुंबई को एक कर पाते? वह एक इत्तेफाक था। मुझे लगता है कि किस्मत ने बहुत बड़ा खेल खेला। देवांश को खुद ऐसा ही लगा। अगर 5 प्रांतों का अखाड़ा मुकाबला ना होता तो उसे एक एक करके हर प्रांत से लड़ना पड़ता, जो निश्चित रूप से इतना तेज नहीं होता। तो उसके अपने नजरिए से ये बस ऐसा था कि नॉर्थ मुंबई में 5 प्रांतों का अखाड़ा मुकाबला हुआ, जिससे उसे एक बड़ा मौका मिल गया। लेकिन वह शायद भूल गया था कि देवांश के अलावा कोई और इस मौके का फायदा नहीं उठा सकता था। आखिरकार हर कोई भैरव सिंह से नहीं निपट सकता था, जो पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को पलट सकता था। तुम्हारी बातों से तुम महागुरु देवांश को भी कुछ नहीं समझते। बेला पूरी तरह भड़क गई। जब उसने पहली बार महागुरु देवांश की विभिन्न कहानियां सुनी थी तो वह उनके लिए तड़प उठी थी, और उसे लगा कि उसका होने वाला पति महागुरु देवांश जैसा होना चाहिए, असाधारण चाल ढाल वाला और दुनिया में बेमिसाल। तो अब देवांश को उनकी बुराई करते सुनकर वह स्वाभाविक रूप से बहुत नाराज थी। इसके अलावा एक व्यक्ति गरीब हो सकता है और कम जानकारी रख सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जमीन और आसमान की विशालता से अनजान नहीं हो सकते, और इससे भी ज्यादा आप इतने घमंडी नहीं हो सकते कि खुद को दुनिया में सबसे महान समझें। ऐसा पागल और लापरवाह इंसान, उसे सच में अभी निकास द्वार पर इसे नहीं बचाना चाहिए था। महागुरु देवांश ने एक पल के लिए बहुत गंभीरता से सोचा, फिर काफी हिकारत से कहा, वो तो बस ठीक ठाक हैं, मुझे लगता है तुम्हें उनकी इतनी पूजा करने की जरूरत नहीं है। बेला इतनी गुस्से में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसका सीना लगातार ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे दरवाजे पर पहरा दे रहे 2 हटे कट्टे आदमी आंखें फाड़कर देखने लगे। प्रिया भी देवांश की बातों से आग बबूला हो गई। देवांश भाई, अगर महागुरु देवांश यहाँ होते तो हमें इन लोगों ने बिल्कुल नहीं पकड़ा होता, और अगर हम देशमुख परिवार चले भी जाते तो वे हमें सुरक्षित बाहर निकाल लाते। क्या ये शक्तिशाली नहीं है? ठीक है, देवांश ने सिर हिलाया, क्योंकि मैं भी यह कर सकता हूँ। तुम किस लायक हो? बेला ने ठंडी आह भरी, उसकी आंखों में हिकारत भरी थी। अध्याय 324। मिस्टर देवांश, देशमुख परिवार पहुंचने के बाद हम अपने अपने रास्ते। ठीक है। प्रिया देवांश पर गुस्से से अवाक थी। उसने अपना सिर हिलाया, कई गहरी सांसें ली और फिर कहा, देवांश भाई, क्या हम दीनगे हाँकना बंद कर सकते हैं? देवांश ने कंधे उचकाए, हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा क्यों है कि आजकल जब कोई सच बोलता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता? तुम पर विश्वास? मजाक कर रहे हो? अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली होते तो क्या हमें बंधक बनाकर देशमुख परिवार ले जाया जाता? प्रिया साफ बोलने वाली थी और उसने तुरंत पलटवार किया। गेट पर मौजूद 2 हटे कट्टे गार्डों ने भी देवांश की बातें सुनकर हिकारत भरे भाव दिखाए। मैं देशमुख परिवार में कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ। ये बस एक सुविधाजनक चक्कर है और इससे मेरा टैक्सी का किराया बच गया, देवांश ने सच्चाई से कहा। अगर तुम दीनगे नहीं हाँकोगे तो क्या मर जाओगे? क्या वक्त हुआ है और तुम अब भी मजाक करने का दिल रखते हो? प्रिया लगभग रोने वाली थी। वह देवांश को फिर से लेक्चर देने ही वाली थी, लेकिन बेला ने उसे रोक दिया। प्रिया, रहने दो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतने घमंडी और अहंकारी इंसान को समझाना तुम्हारी शान के खिलाफ है? बोलने के बाद उसने देवांश को देखा, फिर मुंह बिचकाया और खिड़की से बाहर देखने लगी, देवांश को दूसरी नजर देने की जहमत भी नहीं उठाए। जो पहले आग बबूला थी अब पूरी तरह शांत थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि ऐसे जाहिल और बेतुके दीनगे हाँकने वाले पर गुस्सा करना निस्संदेह अपने स्तर को गिराना था। लेकिन प्रिया अभी भी उसे बचाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, बेला की आवाज धीमे से आई। अगर कोई पागल कुत्ता तुम पर भौंके तो क्या तुम वापस उस पर भौंकोगी? ... प्रिया इन शब्दों से पूरी तरह सन्न रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बेला देवांश की तुलना पागल कुत्ते से करेगी, लेकिन वह जानती थी कि बेला ने देवांश पर से पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी है। तो उसने भी देवांश को एक नज़र देखा, फिर अपना सिर नीचे कर लिया और बात करना बंद कर दिया।
और बेला, जैसा कि प्रिया ने सोचा था, अब पूरी तरह से देवांश को एक अजनबी मान रही थी। उसे बचाने से मिली पिछली सहानुभूति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा उसने पहले ही मन बना लिया था कि देशमुख परिवार पहुंचने के बाद वह अब देवांश को भागने में मदद करने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि केवल खुद को और प्रिया को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। जहां तक देवांश की बात है, मिस्टर देवांश, चूंकि आप खुद को एक महागुरु मानते हैं जो गुरु देवांश को टक्कर दे सकते हैं, तो देशमुख परिवार पहुंचने के बाद प्रिया और मैं, हम साधारण इंसान, आपको पीछे नहीं खींचेंगे। हम अपना अपना देख लेंगे, ठीक है? बेला ने देवांश से कहा, यहाँ तक कि उसे संबोधित करने का तरीका भी बदल दिया। वह मूल रूप से देवांश को दोबारा नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि चीजें साफ करना जरूरी है, कहीं लोग उसे अचानक धोखा देने वाला समझकर बातें न बनाने लगें। हालांकि उसके शब्द ऊपरी तौर पर ऐसे लग रहे थे जैसे वह देवांश के साथ चर्चा कर रही हो, लेकिन वास्तव में यह उसका एक तरफा फैसला था। बढ़िया, देवांश ने बहुत सरलता से जवाब दिया। सहमत होने के बाद वह ये जोड़ना नहीं भूला, अगर तुम दोनों को बाद में मदद की जरूरत हो तो तुम हमेशा मेरे पास आ सकती हो। कोई जरूरत नहीं, बेला ने जल्दी से मना कर दिया। उसे यही देवांश के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचनी थी, कहीं देशमुख परिवार के सदस्य बाद में गलतफहमी न पाल लें। चूंकि हम अपना अपना देख रहे हैं, तो चलो बस अपनी अपनी परवाह करें। आगे किसी भी तरह के जुड़ाव की कोई जरूरत नहीं है, बेला ने समझाया। फिर दो हटे कट्टे गार्डों की ओर देखा और कहा, अगर बड़े मालिक दिग्विजय बाद में पूछें तो कृपया हमारे लिए गवाही देना। बेला की चालें एकदम सटीक थीं। न केवल उसने खुद को देवांश से दूर किया, बल्कि उसने विशेष रूप से 2 गवाह भी ढूंढ लिए। इस तरह भले ही दिग्विजय देशमुख और अन्य पूछें, बेला के पास उसके लिए गवाही देने वाले लोग होंगे। ये सब करने के बाद बेला ने अपना सिर वापस खिड़की की ओर घुमाया, एक शब्द भी नहीं कहा। ये देखकर प्रिया ने देवांश को एक माफी भरी नजर दी, फिर उसने भी अपना सिर फेर लिया। अब देवांश के साथ कोई और बातचीत नहीं की, यहाँ तक कि आंखों का संपर्क भी जानबूझकर टाल दिया गया। हालांकि उसकी कसकर सिकुड़ी हुई भौहें और उसकी लाल आंखों में नमी उसकी मौजूदा बेबसी और पछतावे को बयां कर रही थी। काश वह इतना घमंडी न होता तो कितना अच्छा होता। प्रिया ने आह भरी, अपना सिर थोड़ा हिलाया, अपने विचारों को साफ किया और यह हिसाब लगाना शुरू किया कि उसके पास कितने तुरुप के इक्के हैं। जहां तक देवांश की बात है, बेला की कई पैंतरेबाजियां देखने के बाद उसे कोई बुराई महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत ऐसी स्थिति में शांति से अपने लिए सबसे फायदेमंद विकल्प चुनने में सक्षम होना, उसका जिगर वास्तव में दुर्लभ और तारीफ के काबिल था। इसके अलावा वह एक स्वार्थी इंसान नहीं थी, उसने ये पहले ही साबित कर दिया था जब वे निकास द्वार पर थे। हालांकि देवांश का उनके गलतफहमी को दूर करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वह वक्त को पलटकर केवल अपनी पत्नी, बच्चों और करीबी दोस्तों और परिवार के लिए वापस आया था। जहां तक दूसरों की बात है, वे उसके बारे में जो चाहे सोच सकते थे, चाहे वह गलतफहमी हो या नफरत, पसंद हो या घृणा। अब से 100 साल बाद ये सभी लोग धूल में मिल जाएंगे, जबकि देवांश इस दुनिया में आज़ादी से घूमता रहेगा। इसलिए देवांश के बारे में उनकी राय कोई मायने नहीं रखती थी। बेला द्वारा देवांश के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचने के बाद गाड़ियों का काफिला जल्दी ही छत्रपति संभाजी नगर की सबसे विशाल और आलीशान जागीर में दाखिल हुआ। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, दोनों लड़कियां अपने सामने का नज़ारा देखकर सन रह गईं। हालांकि उनके परिवार खाते पीते थे और वे विला में रहती थीं, लेकिन उनके सामने मौजूद जागीर की तुलना में उनके घर इस जागीर के एक छोटे से हिस्से जैसे थे। सच्चाई तो ये थी कि इस जागीर में नौकरानियां जिन घरों में रहती थीं, वे शायद उनके विला से बड़े थे। खासकर उनके सामने का बगीचा, जो न जाने कितने एकड़ में फैला था, उसका छोर एक नज़र में दिखाई नहीं दे रहा था। इस पल उन्हें आखिरकार समझ आया कि उनके परिवार और देशमुख परिवार के बीच कितना बड़ा अंतर था। तभी उनके दिलों में डर धीरे धीरे फैलने लगा और अंततः उनके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। और जब उन्होंने अनजाने में देवांश को देखा, तो पाया कि वह आश्चर्यजनक रूप से शांत था, मानो सामने के भव्य नज़ारे से पूरी तरह अप्रभावित हो। यह जरूर डर के मारे सुन्न हो गया होगा, इसीलिए इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, बेला ने मन ही मन सोचा। फिर भीड़ में उदय काका को ढूंढने लगी। अब वही उसका आखिरी सहारा थे, उनके मौजूद होने से उसे थोड़ा सुकून महसूस होता। इधर उधर देखने के बाद उसे जल्दी ही उदय काका मिल गए, जो इस समय तेजी से उसकी ओर आ रहे थे। मुझे उदय काका को उस लड़के से नाता तोड़ने के बारे में बताना होगा, ताकि बाद में कोई गलतफहमी न हो, बेला ने मन ही मन सोचा। उसका दिमाग उन तमाम स्थितियों पर भी विचार कर रहा था जो बाद में पैदा हो सकती थी और उनके लिए बहाने तैयार कर रही थी। पहुंचने पर देवांश ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई और जल्दी ही ईशा को ढूंढ लिया। उसे सुरक्षित देखकर देवांश ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर चुपके से देशमुख परिवार के हर व्यक्ति पर एक निशान लगा दिया, ताकि कोई बच न सके।
देवांश को जिस बात ने हैरान किया वह ये थी कि उसने मूल रूप से सोचा था कि देशमुख परिवार से निपटने के बाद उसे रिकी सालियान का काम तमाम करने के लिए फिर से अस्पताल जाना पड़ेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रिकी अस्पताल नहीं जाएगा और इसके बजाय उनके पीछे पीछे आएगा। उम्मीद नहीं थी न कि मैं पीछे आऊँगा, रिकी ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से तुम्हें मौत से भी बदतर हालत में तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, तुम्हें घुटनों पर भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ, तभी मुझे चैन मिलेगा और मैं अस्पताल जाऊँगा। देवांश ने अपने कान के पास बिखरे बालों को ठीक करने के लिए हाथ उठाया, जिससे डरकर रिकी ने अनजाने में कई कदम पीछे खींच लिए। उसे लगा कि देवांश उसे फिर से थप्पड़ मारने वाला है। ये नज़ारा देखकर देवांश मुस्कुराया, तो फिर तुम्हें बाद में अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, पलक मत झपकाना। चिंता मत करो, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें तड़पते हुए न देख लूं। रिकी ने खूंखार होकर कहा, जैसे वह देवांश को जिंदा चबा जाना चाहता हो। लेकिन ये देशमुख परिवार का बंगला था और वह जल्दबाजी में कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सभी मामले केवल देशमुख परिवार के सदस्यों की व्यवस्था के अनुसार ही आगे बढ़ सकते थे। विक्रांत देशमुख इस पल एक लग्जरी कार से बाहर निकला। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया और काली वर्दी में सुरक्षा गार्डों ने बेला और उसके समूह को जागीर के अंदर धकेल दिया। समूह कुछ मिनट चला और फिर एक चौड़ा लॉन देखा जिसके ऊपर शेडोलेस लाइट्स लगी थी, जो सैकड़ों मीटर घास को दिन की तरह रोशन कर रही थी। और इन रोशनियों के नीचे लॉन पर एक अलाव जलाया गया था, जहां पेशेवर रसोइये पूरे बकरे भून रहे थे। इतना ही नहीं, बकरे भूनने के अलाव के बगल में तरह तरह के व्यंजनों, स्नैक्स और महंगी रेड वाइन से भरी एक लंबी बुफे टेबल थी। दर्जन भर से ज्यादा वेटर टेबल के पास खड़े थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि टेबल पर खाने की आपूर्ति हमेशा भरी रहे। इसकी शानो शौकत साफ थी। बेला और दूसरी लड़की के चेहरों पर हैरानी देखकर विक्रांत ने गर्व से समझाया, मैंने कहा था न, देशमुख परिवार में आज रात बहुत बड़ा जश्न है। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आवाज का लहजा हमेशा लोगों को एक मनहूस एहसास देता था, जिससे दोनों लड़कियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। जैसे ही विक्रांत और उसका लश्कर पहुंचा, देशमुख परिवार के सभी सदस्यों ने सिर घुमाया, अपना ध्यान विक्रांत की ओर केंद्रित किया। लेकिन ज्यादातर लोग वास्तव में बेला को देख रहे थे। भले ही उसने इस पल अपनी जैकेट पहन रखी थी, लेकिन यह उसकी कातिल काया को छुपा नहीं सकती थी। देशमुख परिवार के सदस्य, जो विक्रांत के स्वभाव को जानते थे, बिना सोचे ही समझ गए कि यह औरत जरूर विक्रांत ने आज रात के मनोरंजन के लिए लाई होगी। हालांकि देशमुख परिवार के कुछ सदस्यों को बेला पर दया आ रही थी, लेकिन विक्रांत एक बिगड़ा हुआ दरिंदा था और वे एक औरत की खातिर इस पागल को नाराज नहीं करना चाहते थे। हालांकि भले ही विक्रांत पागल था, लेकिन उसके विवान देशमुख के साथ असाधारण रूप से अच्छे संबंध थे, यहाँ तक कि वह विवान के हर शब्द का पालन करता था। कुछ गंदे काम जो विवान नहीं करना चाहता था, उन्हें भी विक्रांत संभालता था। इस तरह दुनिया की नज़रों में विवान की छवि हमेशा साफ सुथरी रह सकती थी। तो जैसे ही विक्रांत दिखाई दिया, विवान उसके पास गया, उसे एक तरफ खींच लिया और हल्की झुंझलाहट के साथ पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता आज कौन सा दिन है? तुम रिकी और उदय चौहान को साथ क्यों ले आए? क्या मैंने तुम्हें फोन पर सब नहीं बताया था? तुमने नहीं देखा? विक्रांत ने हैरानी से पूछा। मैं आज इतना व्यस्त हूँ, छोटे बड़ों सबका स्वागत कर रहा हूँ, मेरे पास फोन देखने का समय कहाँ है? विवान ने शिकायत की, फिर जारी रखा, संक्षेप में बताओ, तुम उन्हें साथ क्यों लाए? इत्तेफाक से मैं उनसे स्टेशन पर टकरा गया, विक्रांत ने धीमी आवाज में संक्षेप में कहा। मैंने सोचा, क्या यह उदय चौहान हमेशा बड़े मालिक की आंखों में नहीं खटकता? तुम आज इस अवसर का उपयोग करके। जैसे ही विक्रांत बोला, उसने बेला और अन्य लोगों की तरफ पीट करके गला काटने का इशारा किया। विवान की आंखें ये शब्द सुनकर चमक उठीं। अगर वह आज बड़े मालिक की आंखों से इस कांटे को निकाल सके, तो यह अनिवार्य रूप से वारिस के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। और ये देशमुख परिवार में था, इसलिए कोई भी इसका सुराग उस तक नहीं लगा पाएगा। हालांकि वह बेहद उत्साहित था, लेकिन जल्दी ही उसने अपना संयम वापस पा लिया। जल्दी का काम शैतान का, उसने पहले चीजें स्पष्ट करने का फैसला किया। इसलिए उसने पूछा, रिकी, उस पुराने हवसी की ऐसी हालत कैसे हुई? क्या उदय चौहान ने उसे पीटा? नहीं, उसे मिस बेला के बगल वाले उस क्लासमेट ने पीटा। वे उसे हरा नहीं सके, तो वे मेरे पास आए। मैंने अंदाजा लगाया कि मिस बेला जरूर उदय चौहान को स्टेशन पर लेने के लिए बुलाएंगी, इसलिए मैंने विशेष रूप से स्टेशन पर इंतजार किया। फिर मिस बेला का इस्तेमाल करके उदय चौहान को हमारे घर तक लाया, ताकि उन सबको एक ही बार में पकड़ सकूं। विक्रांत मुस्कुराया। हालांकि यह आदमी सनकी था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। वह जानता था कि वह उदय काका को नहीं हरा सकता, इसलिए वह उन्हें देशमुख परिवार ले आया। शाबाश, अगर तुम्हें वारिस के पद में कोई दिलचस्पी नहीं होती, तो मुझे तुमसे सावधान रहना पड़ता, विवान ने मजाक में कहा। परिवार संभालना बहुत थकाऊ काम है, मुझे केवल औरतों के साथ खेलना पसंद है। विक्रांत ने अपनी पसंद को नहीं छुपाया।
विवान ने ये सुना, देवांश पर एक नज़र डाली और उसमें किसी मार्शल आर्टिस्ट की कोई आभा न देखकर उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन सावधानी के तौर पर उसने फिर भी पूछा, वो लड़का काफ़ी बेरहम है, क्या उसके बैकग्राउंड की जांच की गई है? रिकी ने चेक किया था, वह बस नॉर्थ मुंबई के एक छोटे से कस्बे का गंवार है। विवान ने इन शब्दों पर मजाक उड़ाया, एक गंवार रिकी को चुनौती देने की हिम्मत। चूंकि वह अपनी हैसियत से इतना अनजान है तो उसे मारा जा सकता है और बाद में उदय चौहान के साथ नदी में फेंका जा सकता है। अध्याय 325। अगर हम अभी जाकर उससे सुलह कर लें तो क्या वह मान जाएगा? दोनों भाइयों ने चर्चा की और सहमति व्यक्त की। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ पक्का हो, उन्होंने पहले उदय काका को स्थिर करने का फैसला किया। एक बार जब बड़े मालिक दिग्विजय सामने आएंगे तो विवान दिग्विजय के सामने उदय काका को मार डालेगा। इस तरह भले ही विवान उदय काका का मुकाबला न कर सके, दिग्विजय के मौजूद होने से उसकी जान सुरक्षित रहेगी और उदय काका फिर भी मौत से नहीं बच पाएंगे। बेशक विवान के लिए उदय काका का मुकाबला न कर पाने की स्थिति बेहद कम थी। हालांकि दोनों भाई पूरी तरह से सुरक्षित खेल खेलना चाहते थे, यही कारण है कि उन्होंने अभी के लिए कार्रवाई न करने का फैसला किया। इसलिए विवान ने बेला और अन्य लोगों पर एक नज़र डालने के बाद अपने काम पर वापस लौट गया। इससे बेला, जिसने अपने शब्द पहले से तैयार कर रखे थे, को लगा जैसे उसका वार खाली हवा में लगा हो, जो बहुत निराशाजनक था। इन पर नजर रखो, हम तब तय करेंगे कि क्या करना है जब बड़े मालिक दिग्विजय आएंगे। विक्रांत ने अपने नीचे के बॉडीगार्ड्स को निर्देश दिया। फिर रिकी को आमंत्रित किया, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घावों का इलाज करवाने ले चलता हूँ। देशमुख परिवार के पास अपने निजी डॉक्टर थे जो 24 घंटे तैयार रहते थे। विक्रांत कोई दया नहीं दिखा रहा था, वह बस ये देखना चाहता था कि जब डॉक्टर उसकी उंगली को फिर से जोड़ेंगे तो रिकी कैसी दिल दहला देने वाली चीखें मारेगा। ये चीखें उसे विशेष रूप से उत्साहित करती थीं। बेशक औरतों की चीखें उसका आजीवन प्यार थीं। रिकी को लगा कि विक्रांत दयालु हो रहा है, इसलिए उसने बहुत आभार व्यक्त किया, बार बार शुक्रिया अदा किया। दोनों के चले जाने के बाद चारों लॉन पर खड़े थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनके पास से ज्यादा दूर नहीं, लॉन पर कई कुर्सियां लगी थीं, लेकिन किसी ने बेला और अन्य लोगों को बैठने के लिए आमंत्रित नहीं किया। वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इस डर से कि वे देशमुख परिवार के सदस्यों को नाराज कर देंगे। देवांश अलग था। ये देखकर कि विवान का कोई परेशानी पैदा करने का इरादा नहीं है, वह आत्मविश्वास से गया और बैठने के लिए एक कुर्सी ढूंढ ली, पूरी तरह से आराम से, जैसे उसे कैदी होने का कोई ख्याल ही न हो। जब प्रिया ने ये देखा तो वह उसे याद दिलाने के लिए बोलने ही वाली थी, लेकिन बेला ने उसे रोक दिया। दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाओ, ये देशमुख परिवार है, चलो पहले अपनी जान बचाते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि प्रिया को तरस आया, लेकिन वह अंत में केवल अपना सिर हिला सकी और बेबसी से आह भर सकी, उसने और कुछ नहीं कहा। बेला ने कुर्सी पर बैठे देवांश को देखा, उसकी आंखों में हिकारत भरी थी। उसने मन ही मन सोचा, बाहर घमंड दिखाना एक बात है, लेकिन देशमुख परिवार के इलाके में इतना असभ्य होना बस मौत को दावत देना है। ये सोचकर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, मन ही मन आह भरी, उससे दूरी बनाना वास्तव में सही था, वरना मैं यकीनन उसके साथ मारी जाती। विक्रांत के आने से देशमुख परिवार के सदस्यों का ध्यान आकर्षित हुआ। ईशा, जो अगली पंक्ति की सीट पर बैठी थी, स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं थी। शायद इसलिए कि उन्हें चिंता थी कि ईशा उनकी लोकेशन का खुलासा कर देगी। भले ही ईशा आधे घंटे से अधिक समय से देशमुख परिवार में थी, दिग्विजय का उसे देखने के लिए बाहर आने का कोई इरादा नहीं था, केवल उसे बाहर इंतजार करने दिया। जब ईशा ने भीड़ में देवांश को देखा तो उसने तुरंत राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसमें कुछ भी करने का आत्मविश्वास आ गया है, लेकिन जल्द ही उसके दिल में एक झटका लगा। चिंता हुई कि देवांश के जल्दी आने से दुश्मन सतर्क हो जाएगा, जिससे वह बुढ़ा दिग्विजय छुप जाएगा और बाहर आने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तक उसने देवांश को बेला और अन्य लोगों के साथ नहीं देखा और यह कि उसे विक्रांत वापस लाया था, तब तक उसने राहत की लंबी सांस नहीं ली। अब देवांश को अपने लिए एक सीट ढूंढते देख ईशा अपना सिर घुमाकर उसे पूरी तरह से उलझन भरी नजर से देखने से नहीं रोक सकी। हालांकि देवांश के चेहरे के भाव शांत थे और उसका समझाने का कोई इरादा नहीं था। भले ही वह अपनी आवाज को गुप्त रूप से पहुंचा सकता था ताकि दूसरे न सुन सके कि वह ईशा से क्या कह रहा है, उसने ऐसा नहीं किया। आखिरकार ईशा केवल एक सेविका थी जिसे उसने अपने अधीन किया था और उसके लिए उसे यह समझाने की कोई जरूरत नहीं थी कि उसने क्या किया या क्यों किया। हालांकि ईशा जिज्ञासु थी, लेकिन उसने वहां जाकर उससे सीधे पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा करने से देशमुख परिवार के सदस्यों को शक हो जाता, जिससे स्वाभाविक रूप से शक की मिजाज दिग्विजय आसानी से अपना चेहरा नहीं दिखाता। लेकिन जल्द ही ईशा ने एक समाधान सोचा। चूंकि वह देवांश के पास नहीं जा सकती थी, वह बेला से पूछेगी। वैसे भी वह विक्रांत द्वारा लाई गई थी और छत्रपति संभाजी नगर की स्थानीय थी। देशमुख परिवार चाहे कितना भी शक करे, वे उसे नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश के साथ नहीं जोड़ेंगे।
मन बनाने के बाद ईशा उठी और बेला की ओर चली। ये नज़ारा देखकर देशमुख परिवार के सदस्य, जिनकी अनगिनत आंखें ईशा पर टिकी थीं, हैरान नहीं थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि ईशा और विक्रांत के बीच अनबन थी, इसलिए उसके लिए जाकर स्थिति के बारे में पूछताछ करना पूरी तरह से सामान्य था। और जब बेला और अन्य लोगों ने ईशा को देखा तो उन्होंने तुरंत सम्मान में सिर झुकाया और आदरपूर्वक पुकारा, मिस ईशा, आज देशमुख परिवार की पारिवारिक दावत है, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें उस दरिंदे विक्रांत ने अगवा किया है? ईशा ने सीधे पूछा। ये सुनकर बेला और दूसरी रईसजादी को लगा कि ईशा देशमुख परिवार के अन्य सदस्यों से अलग है, इसलिए उन्होंने संक्षेप में बताया कि पहले क्या हुआ था। सुनने के बाद ईशा को आखिरकार समझ आया कि देवांश विक्रांत के साथ अंदर क्यों आया था। देवांश के इरादों को स्पष्ट करने के बाद ईशा इस बात पर हैरान हुए बिना नहीं रह सकी कि यह बंदा वास्तव में चालाक था, ये जानते हुए कि किसी भी उपलब्ध स्थिति का उपयोग करके खुद को पूरी तरह से कैसे छुपाया जाए। देशमुख परिवार के सदस्यों को शायद मरते दम तक एहसास नहीं होगा कि जिस महागुरु देवांश से वे डरते हैं, उसे उनके अपने ही लोग सम्मान से अंदर लाए हैं। ईशा ने मन ही मन अफसोस जताया। मिस ईशा, कृपया बाद में बड़े मालिक दिग्विजय के सामने हम तीनों के लिए एक अच्छी बात कह दें। मेरा बख्शी परिवार ऊपर से नीचे तक हमेशा आभारी रहेगा, बेला ने कहा, फिर तत्काल विनती की। तुम तीनों? ईशा ने ये सुनकर थोड़ा माथे पर बल डाला। क्या तुम चार नहीं हो? ये सुनकर बेला के चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन एक पल के बाद उसने फिर भी सच्चाई से कहा, मिस्टर देवांश घमंडी हैं। वह पूरे रास्ते बकवास कर रहे थे। उन्होंने न केवल कहा कि नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश कुछ खास नहीं हैं, बल्कि देशमुख परिवार की भी बदनामी की, ये कहते हुए कि वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए यहाँ आते समय कार में हमने उनसे सारे नाते तोड़ लिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ईशा की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। क्या उसने सच में ऐसा कहा? बेला ने सिर हिलाया। हालांकि प्रिया हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने भी सिर हिलाया। आखिरकार ये बातें छुपाई नहीं जा सकती थीं। ईशा कार के दरवाजे पर पहरा दे रहे दो हटे कट्टे आदमियों से पूछकर सब कुछ जान जाती। सबसे जरूरी काम अपनी जान बचाना था। वे उस घमंडी साथी देवांश द्वारा फिर से फंसाए जाने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते थे। हैरानी की बात यह थी कि उनके सिर हिलाने के बाद ईशा ने वास्तव में अपने होंठ दबाए और मुस्कुराई, फिर कहा, यह उसके अंदाज जैसा लगता है। इस बयान ने तुरंत बेला और प्रिया को भ्रमित कर दिया। मिस ईशा, क्या आप उनसे परिचित हैं? बेला ने माथे पर बल डालकर पूछा। ईशा ने कोई साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराए और जवाब दिया, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी कि उन्होंने गुरु देवांश के बारे में क्या कहा, लेकिन उन्होंने जो कहा कि देशमुख परिवार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह पूरी तरह से सच है। तुम्हें उनसे नाते नहीं तोड़ने चाहिए थे। अब तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद देखनी होगी। बोलने के बाद ईशा ने उन तीनों से और कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गई। तीनों ईशा की जाती हुई आकृति को देखते रह गए, पूरी तरह से हक्का बक्का। खासकर तब जब उन्होंने देखा कि ईशा जैसे ही देवांश के पास से गुजरी, उसने उसकी ओर एक नखरे भरी नजर डाली, जिससे उनके शरीर को ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। एक लंबी खामोशी के बाद बेला आखिरकार धीरे से बोली, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना बेखौफ है। पता चला कि उसने पहले ही ईशा देशमुख को पटा लिया है। उसका पहले से ही देशमुख परिवार के साथ कोई झगड़ा नहीं था और ईशा के उसकी तरफ से बोलने के साथ देशमुख परिवार स्वाभाविक रूप से उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो ये रिकी को पीटने और देशमुख परिवार में आने की हिम्मत रखने का तुम्हारा भरोसा है। चूंकि तुम्हारा ईशा के साथ यह कनेक्शन है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बेला की आंखें शिकायत से भरी थीं और आंसू लगातार उमड़ रहे थे। ये सुनकर प्रिया ने अनजाने में पूछा, बेला, अगर हम अभी जाकर उससे सुलह कर लें तो क्या तुम्हें लगता है कि वह मान जाएगा? अध्याय 326, मुझे सब मंजूर है, जो तुम चाहो। प्रिया व्यास का सवाल सुनकर बेला बख्शी खामोश हो गई। कुछ देर पहले गाड़ी में देवांश ठाकुर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उनसे कहा था कि अगर उन्हें मदद की जरूरत हो तो वे बेझिझक उसके पास आ सकती हैं, लेकिन बेला ने साफ इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब दोनों के रास्ते अलग हैं तो उन्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए और बेकार की उलझनों से बचना चाहिए। उसने तो अपनी बात पर मुहर लगाने के लिए गाड़ी की सुरक्षा में लगे दो हटे कट्टे आदमियों को गवाह भी बना लिया था और इस तरह अपने ही लौटने का रास्ता बंद कर दिया था। लेकिन अब उसे बेशर्म होकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्या ये लोहे के ब्रश से अपना ही चेहरा छीलने जैसा नहीं होगा? क्या यह अपने ही गाल पर तमाचा मारने जैसा नहीं होगा? बेला बख्शी इतनी विरोधाभासी हरकत कैसे कर सकती थी? अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो नहीं जा रही किसी भी कीमत पर, बेला ने जिद्दीपन से कहा और अपने दांत भींच लिए। लेकिन अगर हम नहीं गए तो हमारी जान भी जा सकती है, प्रिया ने उसे समझाया। भले ही मेरी यह छोटी सी जान चली जाए, लेकिन मैं इतना शर्मनाक काम नहीं करूंगी। ये बहुत अपमानजनक है, बेला ने अटल फैसला सुना दिया। ये सुनकर प्रिया का लहजा बदल गया।
जान जाना इतनी बुरी बात नहीं होती। मुझे तो बस डर इस बात का है कि कहीं विक्रांत देशमुख तुम्हें तड़पाने के लिए ऐसे घिनौने तरीके न अपनाए कि तुम मौत की भीख मांगने लगो। इन शब्दों को सुनते ही बेला का शरीर डर के मारे कांप उठा। छत्रपति संभाजी नगर के रईस हलकों में विक्रांत देशमुख के बारे में जो खौफनाक किस्से मशहूर थे, उन्हें याद करके उसका चेहरा पीला पड़ गया। तो फिर तुम जाकर बात करो, बेला ने आखिरकार हार मान ली। प्रिया ने तुरंत सिर हिलाया और फिर बेला को खींचते हुए देवांश की ओर चल पड़ी। उन पर नजर रख रहा अंगरक्षक ये देखकर कि वे ज्यादा दूर नहीं गईं, उनके पीछे नहीं गया बल्कि अपनी जगह पर खड़ा होकर चौकन्ना रहा। इस वक्त देवांश अपनी दिव्य दृष्टि फैलाकर पूरे देशमुख मैंशन में देशमुख परिवार के सदस्यों को तलाश रहा था। अपनी दिव्य दृष्टि के दायरे में उसने देखा कि रिकी सालियान को कई हटे कट्टे आदमियों ने दबोच रखा है, जबकि एक बूढ़ा आदमी रिकी की उंगलियों को, जो पहले से ही हथेली के पीछे मुड़ी हुई थी, एक एक करके और पीछे मरोड़ रहा था। हालांकि रिकी के मुंह में तौलिया ठूंसा हुआ था, फिर भी उसके गले से दिल दहला देने वाली चीखें निकल रही थीं। ये नज़ारा देखकर विक्रांत देशमुख इतना उत्साहित हो गया था कि उसका पूरा चेहरा लगभग विकृत हो चुका था। देवांश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और देशमुख परिवार के सदस्यों की तलाश जारी रखी। तीनों को अपनी ओर आते देख वह मुस्कुराया, लेकिन कुछ कहा नहीं। देवांश भाई, क्या आप ईशा मैम को अच्छी तरह जानते हैं? प्रिया ने सीधे अपने मतलब की बात नहीं की, बल्कि पिछला अजीब माहौल खत्म करने के लिए दूसरा मुद्दा छेड़ा। ज्यादा अच्छी तरह तो नहीं, लेकिन वो वही करेगी जो मैं कहूँगा, देवांश ने सच सच जवाब दिया। वे देशमुख परिवार के सदस्य नहीं थे, इसलिए उन्हें ये बताने में कोई हर्ज नहीं था। इसके अलावा देवांश ने अपनी बातचीत को एक छोटे दायरे तक सीमित रखा था, ताकि आसपास मौजूद देशमुख परिवार के लोग अगर सुनना भी चाहें तो सुन न सकें। ये सुनते ही बेला और प्रिया की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें अब पक्का यकीन हो गया था कि देवांश जरूर ईशा देशमुख का बॉयफ्रेंड होगा, इसीलिए ईशा उसकी इतनी बात मानती है। बात बस इतनी थी कि ईशा ने अभी तक अपने परिवार के सामने देवांश की पहचान उजागर नहीं की थी, इसलिए बाकी देशमुख सदस्य देवांश को नहीं पहचानते थे। यही वजह थी कि विक्रांत देशमुख ने भी देवांश को नहीं पहचाना था। तो फिर क्या आप बाद में उनसे हमारी सिफारिश कर सकते हैं, ताकि विक्रांत हमारे लिए मुसीबत न खड़ी करे? लोहा गर्म देखकर प्रिया ने तुरंत हथौड़ा मार दिया। बोलने के बाद वह बेहद घबराई हुई थी, इस डर से कि कहीं गाड़ी में हुई घटना की वजह से देवांश मना न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो उनके पास कहने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि देवांश को पहले ठुकराने वाली वही थीं। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब देवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी, चिंता मत करो, देशमुख परिवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हालांकि देवांश ने विवान देशमुख और विक्रांत की बातचीत साफ साफ सुन ली थी और जानता था कि वे उदय काका और इन दोनों लड़कियों बेला और प्रिया को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं, फिर भी उसने इसे दिल पे नहीं लिया। वे बस दो मामूली प्यादे थे जिनसे निपटना बाएं हाथ का खेल था, इसलिए उसे इन तीनों की सुरक्षा का पूरा भरोसा था। और यह सुनते ही बेला और प्रिया को तुरंत राहत मिल गई। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि बेला को अचानक एहसास हुआ कि देवांश ने पहले भी ऐसी ही बातें कही थीं, लेकिन तब उन्होंने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया था, यहाँ तक कि उसके डींगे हाँकने का मजाक भी उड़ाया था। फिर भी अब केवल ईशा देशमुख के साथ उसके करीबी रिश्ते के बारे में जानकर वे उसकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही थीं। ये सोचते ही बेला का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे खुद पर हंसी आ रही थी। हम पहले उनसे खुद बात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको तकलीफ न दें, बेला ने हड़बड़ाते हुए कहा, ताकि तीनों की थोड़ी बहुत इज्जत बची रहे। देवांश ने फिर सिर हिलाया, तुम्हें जो ठीक लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बातचीत से मसला हल कर पाओ तो भैंस भी पेड़ पर चढ़ जाए। खैर, चूंकि वे खुद थोड़ी ठोकर खाना चाहती थीं, तो देवांश उन्हें रोकने वाला कौन होता। उसने उनकी गलतफहमी दूर नहीं की और उन्हें अपनी मनमर्जी करने दी। तो फिर हम पहले ही आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बेला ने आभार जताते हुए सिर झुकाया, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था। उन्होंने अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया था और अभी कितना वक्त ही बीता था, वह पहले ही अपनी बात से पलट गई थी। उम्मीद है कि दादाजी दिग्विजय देशमुख के आने के बाद हमें अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने में मदद मिलेगी, बेला ने मन ही मन सोचा। बस ऐसे ही थोड़ा और समय बीतने के बाद सामने के लॉन से विवान देशमुख की जोरदार आवाज गूंजी, परिवार प्रमुख पधार रहे हैं। इन शब्दों को सुनते ही कुर्सियों पर बैठे देशमुख परिवार के सदस्य, साथ ही बेला और बाकी लोग बिना किसी अपवाद के अपनी जगहों से खड़े हो गए और सामने की ओर थोड़ा झुककर जोर से अभिवादन किया। प्रणाम प्रमुख जी। देवांश, जो आखिरी पंक्ति में बैठा था, स्वाभाविक रूप से नहीं उठा। न केवल वह नहीं उठा, बल्कि उसके मुंह से हैरानी भरा हम भी निकल गया। उलझन भरे चेहरे के साथ उसने अपनी दिव्य दृष्टि को केंद्रित किया और एक पल के लिए सामने स्कैन किया, फिर उसकी बाहें ढीली पड़ गईं और वह मन ही मन हंसा। तो ये बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी गहराई में छिपा होगा।
लगता है मुझे अपनी दिव्य दृष्टि का दायरा बढ़ाना होगा। फैसला करने के बाद देवांश ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी दिव्य दृष्टि को उसकी अधिकतम सीमा तक फैला दिया। एक पल बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली। यह क्या है? ईशा की बातें गलत नहीं थीं। तुम वाकई एक ऐसे जानवर हो जो इंसानियत के सारे उसूलों को ताक पर रख चुका है। देवांश की आंखों में जानलेवा इरादे तैर रहे थे, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया और अपनी कुर्सी पर बैठकर देशमुख परिवार का तमाशा देखने का इंतजार करने लगा। लॉन पर बने अस्थायी मंच पर दिग्विजय देशमुख ने हाथ हिलाकर सभी को बैठने का इशारा किया, फिर शुरू किया। आज मेरे देशमुख परिवार के लिए खुशी का दिन है। असल में ईशा को कुछ ऐलान करना था, लेकिन विवान को कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, तो हम पहले विवान को अपना काम पूरा करने देंगे। हालांकि रात के 9 बज चुके थे और कुछ बुजुर्गों को जागने में दिक्कत हो रही थी और नौजवान बोरियत से मरे जा रहे थे, लेकिन चूंकि खुद दिग्विजय देशमुख ने यह बात कही थी, इसलिए किसी ने भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन सभी ने तालियां बजाईं और जयकार की। ये सुनते ही बेला और प्रिया की आंखों में चमक आ गई। ईशा को कुछ ऐलान करना था। क्या ये देवांश के साथ उसके रिश्ते का ऐलान हो सकता है? अगर देशमुख परिवार सिर्फ एक रिश्ते का ऐलान करने के लिए इतना बड़ा तामझाम कर रहा था, तो इसका मतलब ईशा देशमुख परिवार में बहुत ही खास जगह रखती थी। कोई शक नहीं कि देवांश पहले इतना अकड़ रहा था। असली वजह ये थी। तय है, सब तय है। इतनी बड़ी हस्ती का सहारा होने पर आज का दिन बिना किसी खतरे के निकल जाएगा। वे तीनों अपने दिल में ऐसे ही छोटे मोटे मंसूबे बना रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि विवान देशमुख, विक्रांत और रिकी सालियान के साथ उनकी तरफ आ रहा है। अध्याय 327। उदय काका, क्या मैं देख लूं? बेला, भाई रिकी तो बस तुम्हारे क्लासमेट देवांश के साथ सीट बदलना चाहता था और तुमने अपने क्लासमेट से उसे इस तरह पिटवा दिया। ये तो सही नहीं है ना? विक्रांत देशमुख ने ताने भरे लहजे में कहा। ये सुनते ही बेला समझ गई कि सामने वाला पंगा लेने के मूड में है। जैसे ही वह सफाई देने वाली थी, उसे देवांश की आवाज सुनाई दी। मैंने उसे मारा है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करो। चिंता मत कर, तुझे मैं बाद में देखूंगा बच्चे। विक्रांत ने सीधे तौर पर देवांश को नजरअंदाज कर दिया और बेला को देखता रहा। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। अब क्या सफाई दोगी? तुम्हें हमें जवाब देना होगा, है ना? विक्रांत को देवांश को पूरी तरह इग्नोर करते देख बेला को देवांश और ईशा के रिश्ते पर और भी पक्का यकीन हो गया। ईशा ने जरूर पहले ही विक्रांत से बात कर ली होगी, इसीलिए विक्रांत ने उस पर हाथ नहीं उठाया। छोटे सरकार, ये हमारे और सालियान परिवार के बीच की गलतफहमी है। क्यों न हम और रिकी इसे आपस में ही सुलझा लें? बेला ने न तो झुकते हुए और न ही अकड़ते हुए कहा। तुम लोग खुद सुलझाओगे। अगर तुम लोग खुद सुलझा पाते तो क्या रिकी को मुझसे मदद मांगने की जरूरत पड़ती? विक्रांत ने एक कमीनी मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा तुम, बेला बख्शी, मदद के लिए उदय चौहान को बुला सकती हो, तो रिकी हमारे देशमुख परिवार से मदद क्यों नहीं मांग सकता? विक्रांत लगभग पागलपन में बोला। और सुनो, छत्रपति संभाजी नगर में हर कोई ऊपर से नीचे तक जानता है कि सालियान परिवार हमारे देशमुख खानदान का कुत्ता है। अगर तुम कुत्ते को मारोगे तो कम से कम ये तो देखना चाहिए कि उसका मालिक कौन है ना? या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम हमारे देशमुख परिवार को अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझती? ये सुनकर रिकी सालियान की भौहें फड़क उठीं। हालांकि वह गुस्से से भरा था, लेकिन उसे चुपचाप इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ा। जहां तक बेला की बात थी, वह जितना सुनती गई उसे उतना ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे महसूस हुआ कि सामने वाला सिर्फ झगड़ा नहीं कर रहा, बल्कि जानबूझकर मामले को और उलझा रहा है। छोटे सरकार, हमारा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। ऐसा करते हैं, मेरे पिता ने सालों तक देशमुख परिवार की जो सेवा की है, उसका लिहाज करते हुए इस बार इस मामले को रफा दफा कर देते हैं। बेला ने मजबूर होकर अपने पिता का नाम लिया। नतीजा ये हुआ, तेरा बाप भूषण बख्शी। हे, तुझे उसकी सिफारिश लेकर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? सालियान परिवार मेरे देशमुख परिवार के सामने कम से कम एक कुत्ता तो है। तेरा बाप क्या है? कुत्ते से भी बदतर। विक्रांत ने जी भर के गालियां दी। ये सुनते ही बेला ने अपनी नाजुक मुठ्ठियां भींच लीं और उसके गोरे हाथों पर नीली नसें साफ दिखाई देने लगीं। वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि देशमुख परिवार जानबूझकर उसे उकसा रहा है। एक बार उसने कोई कदम उठाया तो इसका अंजाम सिर्फ उसे नहीं भुगतना होगा, बल्कि उसका पूरा बख्शी परिवार उसके साथ बर्बादी के गर्त में चला जाएगा। इसके अलावा वह पूरी तरह समझती थी कि उसके पास जो थोड़े बहुत पत्ते थे, उनसे वह खरोंच आए बिना बच नहीं सकती थी। ये सोचते हुए बेला ने अनजाने में देवांश की ओर देखा। उसके शांत चेहरे को देखकर उसके दिल में पछतावे की एक गहरी लहर उठी। उससे पहले ही उसे मामला संभालने देना चाहिए था, तो उसके पिता को इस हद तक जलील नहीं होना पड़ता। इस पल प्रिया डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी।
पहले उसने अपने दादाजी का नाम लेने की सोची थी, लेकिन ये देखकर कि भूषण अंकल को विक्रांत ने कुत्ते से भी बदतर कहा, अब अपने दादाजी का नाम लेना केवल और जलालत को दावत देना होगा। उदय काका, ये वाकई एक गलतफहमी है। ऐसा करते हैं, मेरी इज्जत की खातिर, उदय चौहान की खातिर इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं। कल मैं खुद अपनी भतीजी को लेकर सालियान परिवार के पास माफी मांगने आऊंगा। क्या कहते हैं? उदय चौहान ने आगे बढ़कर बेला को अपने पीछे छिपा लिया। तेरी इज्जत उदय चौहान, तुझमें अभी भी इज्जत बची है, मुझे क्यों नहीं पता? हा 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 हा। विक्रांत खुशी से हंस पड़ा। उसने बेला को इतनी देर तक इसीलिए उकसाया था ताकि उदय चौहान को बीच में घसीट सके। जब तक वह शामिल नहीं होता, आगे का काम इतना आसान नहीं होता। विक्रांत, क्या तू सिर्फ अपने सरनेम देशमुख के भरोसे नहीं उछल रहा? उस सरनेम के बिना तू दो कौड़ी का भी नहीं है। उदय काका भी गुस्से से आग बबूला हो गए। जब से उन्होंने आंतर शक्ति के दक्ष स्तर को पाया था, उन्हें कभी ऐसी जलालत नहीं झेलनी पड़ी थी। वे पहले खुद को रोक रहे थे, मामले को शांति से सुलझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत, ये जानवर, इतना आक्रामक होगा। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर उनका सब्र का बांध टूट गया। ये एक छोटा सरकार सिर्फ अपने सरनेम के भरोसे उछल रहा है, तो क्या कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आ और लड़ मुझसे, साले बेवकूफ, है तुझमें हिम्मत? विक्रांत ने चुनौती दी। कमबख्त जानवर, अगर तुझमें जिगर है तो एक मर्द की तरह मुझसे मौत का मुकाबला कर, आर पार की लड़ाई है हिम्मत। उदय काका दहाड़े। तथाकथित मौत का मुकाबला का मतलब है पहले से एक लाइफ एंड डेथ एग्रीमेंट साइन करना, ताकि अगर कोई पीट पीट कर मारा भी जाए तो दूसरा पक्ष जिम्मेदार न ठहराया जा सके। हालांकि कानून इसे मान्यता नहीं देता। अगर आप किसी को मारते हैं और आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है तो कानून आपको सजा देगा। लेकिन ये चीज़ रईस हलकों में बहुत चलती है, क्योंकि हर कोई अपनी इज्जत की परवाह करता है और मामले को पुलिस कचहरी तक नहीं ले जाता। इसके अलावा हर किसी की जान पहचान होती है, इसलिए अगर बात कोर्ट तक पहुंच भी जाए तो अंततः रफा दफा हो जाती है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विक्रांत खामोश हो गया। वह अपने दिन औरतों के साथ बिताता था और भले ही उसने बचपन से देशमुख परिवार की बॉक्सिंग तकनीक सीखी थी, लेकिन वह अभी तक आंतर शक्ति विकसित नहीं कर पाया था। डरपोक, तू एक डेथ मैच करने की हिम्मत भी नहीं रखता और फिर भी मेरे सामने चिल्लाने के लायक समझता है खुद को। ये देखकर उदय काका ने जोर से ललकारा, अपनी बढ़त बनाते हुए। उदय काका, मेरा ये भाई तो किसी न किसी दिन औरत के चक्कर में ही मरेगा। इससे क्यों मुंह लग रहे हो? ऐसा करते हैं, चूंकि उदय काका को डेथ मैच का शौक है तो मैं आपके साथ दो हाथ कर लेता हूँ, कैसा रहेगा? विवान देशमुख ने मुस्कुराते हुए उदय काका की ओर देखा, एक शरीफ सज्जन की तरह। ये सुनते ही, चाहे वह बेला हो, उदय काका या फिर प्रिया, सब समझ गए कि ये दोनों भाई मिले हुए हैं और उनका मकसद उदय काका को विवान से लड़वाना था। उदय काका, ये साफ तौर पर एक जाल है, इसकी बात मत मानिए, बेला ने फुसफुसाते हुए समझाया। विक्रांत ने ये सुनते ही तुरंत ताना मारा, क्या अभी से डर गई? या तुम लोग सिर्फ कमजोरों को दबाना जानते हो? पफ, डरपोक, तुम लोग एक डेथ मैच की हिम्मत भी नहीं रखते और फिर भी मेरे सामने चिल्लाने के लायक समझते हो खुद को। विक्रांत ने उदय काका के ही शब्द उन पर वापस फेंक दिए, जिससे उदय काका गुस्से से पागल हो गए और विक्रांत का सिर फोड़ने के लिए मुट्ठी उठा ली, लेकिन विवान ने उन्हें रोक लिया। उदय काका, ये देशमुख मैंशन है, क्या मेरे सामने मेरे परिवार के सदस्यों पर हाथ उठाना सही है? विवान ने बात खत्म की और जोड़ा, ऐसा करते हैं, जब तक आप मुझे हरा सकते हैं, मेरा भाई आपकी दया पर होगा, कैसा रहेगा? और तुम्हें हमें देशमुख परिवार से सुरक्षित बाहर जाने देना होगा और बाद में कोई बदला नहीं लेना होगा। उदय काका ने 2 शर्तें जोड़ी। ठीक है, जैसा उदय काका कहें। विवान मुस्कुराया, फिर ताली बजाए, अरे वो लाइफ एंड डेथ एग्रीमेंट जल्दी क्यों नहीं लाते? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कोई तुरंत एक एग्रीमेंट पेपर ले आया। साफ था कि यह भी पहले से तैयार था, जिसका मकसद खुलेआम उदय काका को मारना था। उदय काका, इन्होंने तो एग्रीमेंट भी तैयार रखा है, ये पूरी तैयारी के साथ हैं, आप इस पर साइन नहीं कर सकते। बेला ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उदय काका ने यह सुना और बेबसी से मुस्कुराए, पगली, यह एग्रीमेंट तो बस एक बहाना है। क्या तुझे लगता है कि मेरे अभी साइन करने या न करने से कोई फर्क पड़ता है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बेला जम गई, उसका चेहरा पीला और बेजान हो गया। वह कैसे नहीं जानती थी कि उदय काका की आमतौर पर देशमुख परिवार से नहीं बनती थी और देशमुख परिवार उन्हें काफी समय से नापसंद करता था, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वह एक मार्शल आर्ट मास्टर थे। अब जब वक्त सही था, चाहे यह एग्रीमेंट हो या न हो, विवान आज उदय काका से लड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता। और सामने वाले के तेवर देखकर साफ था कि उनका इरादा उदय काका को जान से मारने का है। अगर उदय काका सच में यहाँ मारे गए तो उनकी मौत की जिम्मेदार वह खुद होगी। ये सोचते ही बेला की सारी पुरानी अकड़ और गरिमा हवा हो गई।
वह सीधे दौड़कर देवांश के पास गई और गिड़गिड़ाई, देवांश, मैं भीख मांगती हूँ, उदय काका को बचा लो। हा 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 हा। विक्रांत अचानक जोर से हंस पड़ा। बेला, क्या तुम डर के मारे सटिया गई हो? ये तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता और तुम इससे उदय चौहान को बचाने के लिए कह रही हो। देवांश ने विक्रांत के मजाक को नजरअंदाज किया और उदय काका की ओर देखा। चाचा, क्या मैं देख लूं? अध्याय 328। दो दिग्विजय देशमुख। तुम? उदय काका ने देवांश पर एक नजर डाली, फिर सिर हिलाया। तुम तो आंतर शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हो, क्या अपनी मौत के मुंह में जाओगे? हालांकि वे जानते थे कि देवांश का ईशा के साथ कोई कनेक्शन है और ईशा ने शायद विवान और उसके भाई को निजी तौर पर बताया होगा कि देवांश उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन अगर उन्होंने सच में एग्रीमेंट साइन कर लिया और विवान ने कोई रहम नहीं दिखाया तो क्या देवांश के पास जिंदा बचने का कोई मौका होगा? इसके अलावा देवांश एक छोटे से जिले करजत से आया था, इतनी साधारण पृष्ठभूमि के साथ। इस बात की बहुत संभावना थी कि विवान और उसका भाई बस इस गंवार देवांश को रास्ते से हटाने का मौका ढूंढ रहे थे। वैसे भी वे दोनों भाई साफ तौर पर मेरे लिए आए हैं। अगर मैं तुम्हें जाने देने को तैयार भी हो जाऊं तो क्या तुम्हें लगता है कि वे मानेंगे? बोलते हुए उदय काका ने हिकारत भरी नजरों से विवान और उसके भाई को देखा, फिर दृढ़ता से लाइफ एंड डेथ एग्रीमेंट पर अपने दस्तखत कर दिए। उदय काका की बात सुनकर देवांश ने बेला की ओर देखकर कंधे उचका दिए। हालांकि वह बोला नहीं, लेकिन उसका मतलब साफ था, मैं मदद करना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे करने नहीं दिया। बेला उसे कहना चाहती थी कि ईशा को ढूंढो और ईशा से बीच बचाव करवाओ, लेकिन फिर उसे याद आया कि विवान और उसका भाई पूरी तैयारी के साथ थे, इसलिए अगर ईशा बोलती भी तो शायद बेकार होता। और ईशा शायद उदय काका के लिए भीख न मांगे। आखिर उदय काका दिग्विजय देशमुख की आंखों की किरकिरी थे और ईशा अपने बॉयफ्रेंड के किसी दोस्त के लिए, जिससे वह संयोग से मिली थी, अपने दादाजी से पंगा नहीं ले सकती थी। ये सब समझते हुए बेला हताशा में जमीन पर गिर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। उदय काका, प्लीज। विवान के दस्तखत करने के बाद उसने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया और उस एक वाक्य के साथ वह तेज रफ्तार से उदय काका की ओर लपका। उसने एक मुक्का मारा जिसका निशाना सीधा चेहरा था, कोई दिखावटी पैंतरा नहीं। उसने तुरंत उदय काका के चेहरे पर सीधा हमला बोल दिया। उदय काका ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने ब्लॉक करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया और बाएं हाथ से विवान की छाती पर तिरछा वार करने का मौका ढूंढ लिया। ये देखकर विवान ने अपनी दूसरी कोहनी से ब्लॉक किया और उदय काका के हथेली के वार को सटीकता से हटा दिया। दो दबी हुई आवाजों के साथ उन दोनों के हमले दूसरे पक्ष द्वारा रोक दिए गए। भारी ताकत के कारण दोनों ही 3-4 कदम पीछे हटे और मुश्किल से रुक पाए। आंतर शक्ति का दक्ष स्तर। अपनी स्थिति संभालने के बाद उदय काका का चेहरा काफी गंभीर था। वे जानते थे कि विवान ने उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसे पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विवान ने इतनी कम उम्र में ही आंतर शक्ति के दक्ष स्तर को हासिल कर लिया है। उनके हिसाब से उसने यह उनसे पूरे 20 साल पहले हासिल कर लिया था और इस लड़के की ताकत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसने महासिद्धि स्तर की दहलीज को भी चुपके से छू लिया है। अगर थोड़ा और समय मिला तो इस बच्चे की उपलब्धियां उसके दादा दिग्विजय देशमुख से भी आगे निकल सकती हैं। क्या देशमुख परिवार के सभी वारिस इतने प्रतिभाशाली हैं? अब जाकर पता चला। बहुत देर हो चुकी है। विवान ने एक ठंडी हंसी हंसी, जैसे कि उसकी चाल कामयाब हो गई हो। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो ये पूरी तरह जायज होगा। जैसे ही उसकी आवाज नीचे गिरी, विवान ने फिर से हमला किया और उसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। ये देखकर उदय काका ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, हर चाल का जवाब दिया। थोड़ी देर के लिए दोनों बुरी तरह उलझ गए। दर्शकों की भीड़ जमा हो गई जो विवान के लिए जयकार कर रही थी। बेला को प्रिया ने ऊपर खींच लिया था। इस पल उनके हाथ एक दूसरे से कसकर जुड़े हुए थे। वे चिंतित चेहरों के साथ लड़ाई देख रही थीं। चिंता मत करो, देशमुख खानदान का वो आदमी उदय काका का मुकाबला नहीं कर सकता, देवांश ने अपनी सीट से दोनों लड़कियों से शांत भाव में कहा। तुम्हें कैसे पता? बेला ने तेजी से सिर घुमाया और पूछा। मैंने तुक्का लगाया। ... बेला ने गहरी त्योरी चढ़ाई और हल्के से डांटा, ऐसे वक्त में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? देवांश ने अपनी नाक रगड़ी और बेबसी से कंधे उचका दिए। आज के ज़माने में कोई सच पर भरोसा नहीं करता और झूठ पर तो और भी कम। लेकिन बहुत जल्द अखाड़े का नज़ारा अचानक बदल गया। विवान ने उदय काका के शरीर पर एक मुक्का जमाया जिससे वे लगातार पीछे हटते गए, मुश्किल से अपना संतुलन बना पाए। विवान ने बढ़त का फायदा उठाते हुए एक और मुक्का मारा जिसका निशाना सीधे उदय काका की बाईं छाती थी। अगर ये लग जाता तो विवान की ताकत से ये निश्चित रूप से उदय काका की पसलियां तोड़ देता और उनके नीचे सुरक्षित दिल को चकनाचूर कर देता, जिससे उनकी मौत पक्की थी। उदय काका इस समय लगातार पीछे हट रहे थे, उनके पैरों को जमने की जगह नहीं मिल रही थी।
विवान के मुके का सामना करते हुए उनके पास बचाव की कोई ताकत नहीं थी। बेला और प्रिया अब इस नज़ारे को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उनके हाथ एक दूसरे से तब तक जुड़े रहे जब तक कि उनकी पूरे सफ़ेद नहीं हो गईं। वे इतनी घबराई हुई थीं कि उनकी सांसें अस्थायी रूप से रुक गईं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब विवान का मुक्का उदय काका की छाती पर लगने वाला था, उदय काका, जो पीछे हट रहे थे, अचानक अपनी गति रोक दी और अपने शरीर को ऐसी मुद्रा में सीधा कर लिया जो भौतिकी के सामान्य ज्ञान को चुनौती दे रही थी। फिर उन्होंने एक हथेली मारी, विवान के आते हुए मुक्के को मजबूती से पकड़ लिया और फिर एक मुक्का जड़ दिया जो विवान की छाती पर जोर से लगा। बैंग! एक जोरदार धमाके के साथ विवान का शरीर हवा में उड़ गया, लेकिन क्योंकि उसकी दाहिनी मुट्ठी उदय काका ने मजबूती से पकड़ रखी थी, वह दूर नहीं उड़ा। इसके बजाय उदय काका ने उसे वापस खींचा और फिर एक और मुक्का मारा। बैंग! 2 मुक्कों के बाद विवान ने तुरंत ताज़ा खून की उल्टी की और उसकी छाती कुछ सेंटीमीटर अंदर धंसती हुई दिखाई दी। ये देखकर हर कोई जान गया कि नतीजा तय हो चुका है। अगर उदय काका ने बस 2 और मुक्के मारे तो विवान की मौत पक्की थी। हालांकि जैसे ही उदय काका अपना तीसरा मुक्का मारने वाले थे, भीड़ में से अचानक एक आकृति निकली और उसने उदय काका के मुक्के को आसानी से रोक लिया और बस एक हल्की थपकी के साथ उसने उस हाथ को झटक दिया जिससे उदय काका ने विवान को पकड़ रखा था, जिससे विवान उदय काका की पकड़ से आज़ाद हो गया। उस आकृति ने फिर विवान के शरीर को संभाला और तेजी से पीछे हट गई। तभी सबने साफ देखा कि वह आकृति असल में दादाजी दिग्विजय देशमुख थे। लेकिन जिसने सबको चौंका दिया वह यह था कि असल में दो दिग्विजय देशमुख थे, एक यहाँ और एक अभी भी सामने लॉन के ऊंचे मंच पर बैठा था। यह क्या हो रहा था? हर कोई हक्का बक्का रह गया। लेकिन इससे पहले कि कोई पूछ पाता, इस दिग्विजय देशमुख ने विवान को नीचे उतारा और उदय काका से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आंतर शक्ति के महासिद्धि स्तर तक पहुंच चुके हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने बेखौफ हो। महासिद्धि स्तर? अरे बाप रे! उदय चौहान ने असल में ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। उसने ये कब हासिल किया? हमें छत्रपति संभाजी नगर में कोई खबर क्यों नहीं मिली? ... देशमुख परिवार के लोग आपस में चर्चा करने लगे। उदय काका की ओर उनकी नजरें और भी खूंखार हो गईं। बिल्कुल सही, वे नहीं चाहते थे कि छत्रपति संभाजी नगर में महासिद्धि स्तर का कोई और मार्शल आर्टिस्ट पैदा हो। दूसरी ओर बेला और प्रिया बेहद उत्साहित थीं, खुशी से लगभग रो पड़ीं। उदय काका, कोई आश्चर्य नहीं कि आपने डेथ एग्रीमेंट साइन करने की हिम्मत की। जीत तो शुरू से ही आपकी मुट्ठी में थी। उनके पिछले समझौते के अनुसार जब तक उदय काका जीतते, वे विक्रांत के चंगुल से बच सकती थीं। इस पल बेला को अचानक देवांश का पिछला अनुमान याद आया, इसलिए वह अपना सिर घुमाकर देवांश को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी आंखों में संदेह भरा था, वह इतना सटीक अनुमान कैसे लगा सकता है? समझ न पाने पर उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया, लेकिन उसकी आंखें एक आपदा से बच निकलने की खुशी से भरी थीं। देशमुख परिवार के प्रमुख, आपको जुड़वां भाई कब मिला? इतना खुशी का मौका, और आपने जश्न मनाने के लिए छत्रपति संभाजी नगर के दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत पर नहीं बुलाया? उदय काका ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने असल में पहले ही देख लिया था कि उनके सामने वाला दिग्विजय ही असली है। जहां तक लॉन के सामने वाले की बात है, वह शायद एक हमशक्ल था जिसे दिग्विजय ने ढूंढा था, जिसने इंसान की खाल जैसा मुखौटा पहन रखा था। और उदय काका ने जानबूझकर यह बात सिर्फ दिग्विजय को चिढ़ाने के लिए कही। उसने पूर्ण अंतर शक्ति हासिल कर ली थी, फिर भी उसने बॉडी डबल का सहारा लिया। यह अगर चूहे की तरह डरपोक होना नहीं है तो और क्या है? रणभूमि में इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता। मेरे ओहदे पर बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं। सावधान रहना हमेशा सही होता है। दिग्विजय नाराज नहीं हुआ, बल्कि शांति से समझाया, ये सब आपके देशमुख परिवार के मामले हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि मैंने मौत का मुकाबला जीत लिया है, तो अब मैं उन्हें ले जा सकता हूं, है ना? उदय काका ने जोश के साथ कहा। एक महासिद्धि स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उन्हें विश्वास था कि दिग्विजय भी उन्हें थोड़ा सम्मान देगा। बेला और दूसरी लड़की भी उम्मीद के साथ दिग्विजय की ओर देख रही थी, जैसे कि नई सुबह की किरण देख रही हो। हालांकि दिग्विजय ने गहरी त्योरी चढ़ाई और एक उलझन भरे चेहरे के साथ वापस पूछा, मौत का मुकाबला जीत लिया? तुमने कब जीता? मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता? अध्याय 329। पूरे देशमुख खानदान में कोई माई का लाल नहीं जो लड़ सके। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उदय काका पहले चौंके, फिर अपनी आंखें सिकुड़ी और पूछा, दिग्विजय, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देना चाहता, बस इतनी सी बात है। दिग्विजय बहुत शांति से बोला, जैसे कोई रोजमर्रा की बात बता रहा हो। लेकिन अपनी बात खत्म करने के बाद उसका शरीर अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और वह चरम गति से उदय काका की ओर लपका। हालांकि उदय काका ने दिग्विजय के शब्दों को सुनने के बाद पहले से ही तैयारी कर ली थी, फिर भी जब दिग्विजय की मुट्ठी उनकी बाहों से टकराई तो वे उसे झेल नहीं पाए और लगातार पीछे हटते गए।
इससे पहले कि वे अपने शरीर को स्थिर कर पाते, दिग्विजय का मुक्का फिर आधमका। एक ही मुक्के के साथ उदय काका के पैर जमीन में धंस गए, लेकिन उनका पूरा शरीर अभी भी तेजी से पीछे हट रहा था। उनके पैर जमीन में दो सीधी गहरी लकीरें खींच रहे थे। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। इससे पहले कि उदय काका रुक पाते, दिग्विजय फिर करीब आ गया। हवा में घूमते हुए उसने एक जोरदार लात मारी जो सटीक और अचूक रूप से उदय काका के सिर पर लगी। अगर ये लात लग जाती तो उदय काका का सिर या तो फट जाता या भारी दबाव के कारण उनकी गर्दन कई टुकड़ों में टूट जाती, लेकिन किसी भी सूरत में उनकी मौत निश्चित थी। उदय काका भी इस वार की ताकत को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बाहों में हो रहे भयानक दर्द को बर्दाश्त किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बाहों को सिर के ऊपर उठाया। बमुश्किल दिग्विजय की उस लात को रोका। नतीजा ये हुआ कि उनकी बाहों से हड्डियों के टूटने की एक के बाद एक कई आवाजें आईं और उनका शरीर नीचे धंस गया। उनकी पूरी जांघें घास में गहरी धंस गईं। हालात देखकर लग रहा था कि शायद उनके पैरों की हड्डियां भी टूट गई थीं। सिर्फ 3 चालों में उदय काका, एक महासिद्धि स्तर के मार्शल आर्टिस्ट, दिग्विजय द्वारा पूरी तरह से अपाहिज कर दिए गए। उनकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क साफ था। इस पल वहां मौजूद सभी लोगों ने पहली बार पूर्ण आंतर शक्ति स्तर का खौफ अपनी आंखों से देखा। दिग्विजय जमीन पर उतरा और अपनी मुद्रा संभाली। अपने सामने मौजूद उदय काका को देखते हुए उसने उपहास किया, ये मौत का मुकाबला, कौन जीता? उदय काका की बाहें धीरे धीरे नीचे गिर गईं। भयानक दर्द ने उन्हें अपने दांतों को कसकर भींचने पर मजबूर कर दिया। वे बोल नहीं पा रहे थे, वरना अगर वे अपना मुंह खोलते तो दिल दहला देने वाली चीख निकलती। देशमुख प्रमुख, आप बेईमानी कर रहे हैं। उदय काका ने साफ तौर पर विवान को हराया था। बेला गुस्से से भर गई और सीधे आगे बढ़ी, उदय काका की तरफ से जवाब देते हुए। बेईमानी, दिग्विजय ने ठंडे स्वर में कहा, जब तक मैं जीत सकता हूं, तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं कौन से तरीके अपनाता हूं? इसके अलावा अगर विवान ये मुकाबला हार जाता तो दुनिया मेरे देशमुख परिवार को किस नज़र से देखती? तो शुरुआत से ही आपका कभी इरादा नहीं था कि उदय काका जीतें, और न ही हमें जाने देने का इरादा था, है ना? ये बात समझ आने के बाद बेला लगभग हताशा में चिल्लाए, क्या ये जाहिर नहीं है? तुम्हें अब समझ आ रहा है? दिग्विजय हंसा, उसकी आंखों में हिकारत भरी थी। उदय काका इस पल संभले और धीरे से बोले, वे मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं, उन्हें जाने दो। वे आपके देशमुख परिवार के लिए कोई खतरा नहीं है। मैं यहीं रहूंगा और आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। दिग्विजय ने सिर हिलाया और हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्होंने मेरे देशमुख परिवार के सहयोगी को घायल किया है तो उन्हें कुछ कीमत तो चुकानी ही होगी, है ना? वरना भविष्य में हमारे देशमुख परिवार का साथ देने की हिम्मत कौन करेगा? मास्टर चौहान, आप इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। उदय काका स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझते थे। इंसानी रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कभी कभी भले ही आप जानते हो कि यह गलत है, आपको इसे बिना किसी हिचकिचाहट के करना पड़ता है, मुख्य रूप से एक रवैया दिखाने के लिए। देशमुख परिवार की ताकत के साथ सालियान परिवार की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन देशमुख परिवार को तुम्हें, उदय चौहान को मारने के लिए इस बहाने की जरूरत थी। क्या सच में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है? उदय काका ने हताशा के साथ दिग्विजय को देखा। उनका लहजा लगभग भीख मांगने जैसा था। अगर वे मर भी जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बेला और दूसरी लड़की को बचाने में नाकाम रहने पर उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। इतने सब के बाद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? दिग्विजय ने ठंडे स्वर में कहा, फिर आगे बढ़ने के लिए मुड़ा और चलते चलते उसने सामने वाले दिग्विजय हम शक्ल को बुरी तरह फटकारा। मास्टर देवांश नहीं आ रहा। अबे गधे, तू अब यहाँ से दफा क्यों नहीं होता? हम शक्ल, जिसका रूप और हाव भाव दिग्विजय के असली रूप जैसा ही था, ये सुनकर बिना एक शब्द बोले एक आवारा कुत्ते की तरह घबराहट में भाग गया। देशमुख परिवार के लोगों को तब एहसास हुआ कि उनके परिवार प्रमुख को अभी भी ईशा पर शक था, इसीलिए उन्होंने एक हमशक्ल तैयार किया था, सिर्फ मास्टर देवांश को बाहर निकालने के लिए। लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद, यहाँ तक कि उदय काका को खुद अपाहिज करने के बाद भी मास्टर देवांश दिखाई नहीं दिए, जिसका मतलब था कि मास्टर देवांश वाकई ईशा के पीछे पीछे छत्रपति संभाजी नगर नहीं आए थे, जो उनकी खुफिया जानकारी के मुताबिक सही था। उदय काका, बेला और बाकी लोग भी इस पल समझ गए कि दिग्विजय ने हमशक्ल बनाने के लिए इतनी मेहनत इसलिए की क्योंकि वह नॉर्थ मुंबई के मास्टर देवांश से डरता था। ये सोचते हुए बेला खुद को धीरे से अफसोस जताने से नहीं रोक पाई, काश नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश यहाँ होते। उदय काका ने ऐसा कोई भ्रम नहीं पाला था, बल्कि वे अधिक व्यवहारिक थे। वे देवांश की ओर चिल्लाए, देवांश, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि देशमुख परिवार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? प्लीज देवांश, अपनी बात का मान रख लो। ये जानने के बावजूद कि अगर देवांश ने कुछ किया भी तो उम्मीद बहुत कम थी, फिर भी उदय काका कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। इससे पहले कि देवांश बोल पाता, उसने दिग्विजय को बिना सिर घुमाए बेहद हिकारत भरी आवाज में ठंडे स्वर में ताना मारते सुना, हे कैसी बड़ी बड़ी बातें।
ये गंवार कहाँ से आया है जो मेरे देशमुख परिवार के लिए फैसला लेने की हिम्मत कर रहा है? विवान की हमशक्ल को दी गई रिपोर्ट स्वाभाविक रूप से उसके असली रूप को विस्तार से पता थी, इसलिए वह यह भी जानता था कि विक्रांत जिस बच्चे को वापस लाया था वह करजत का बस एक गंवार था। बोलने के बाद उसने हाथ हिलाया और फिर कहा, छोड़ो छोड़ो, आज मेरे देशमुख परिवार के लिए खुशी का दिन है। मैं तुम जैसे अज्ञानी बच्चे के मुंह नहीं लगना चाहता। ईशा बोलते हुए वह सबसे आगे वाली कुर्सी तक चलकर गया और बैठ गया। फिर उन आंखों से पूछा जो सब कुछ नियंत्रित करती दिख रही थी, वह अमृत जल का फॉर्मूला कहाँ है जो तुम वापस लाए हो? ईशा खड़ी हो गई और एक ठंडे भाव के साथ बोली, मेरे माता पिता कहाँ हैं? मुझे फॉर्मूला दे दो और मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे माता पिता को रिहा कर दूंगा, दिग्विजय ने उदास चेहरे के साथ कहा। ईशा स्वाभाविक रूप से इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनने वाली नहीं थी। जब तक मैं अपने माता पिता को नहीं देख लेती, तुम मेरे मुंह से फॉर्मूले के बारे में एक शब्द भी सुनने की उम्मीद छोड़ सकते हो। दिग्विजय ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कुछ देर तक ईशा को देखा, ये जानते हुए कि इस पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसलिए उसने दोनों तरफ खड़े दो लोगों को इशारा किया और वे तुरंत लोगों को लाने के लिए चले गए। जब बेला और अन्य लोगों ने यह नज़ारा देखा तो वे पहले तो हैरान हुए और फिर उनका दिल बैठ गया। क्या ईशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? बेला ने देवांश से दबी आवाज में पूछा। यह कैसा बेतुका सवाल है, वो मेरे लायक है भी। देवांश ने गहरी त्योरी चढ़ाई, ये समझ ही नहीं पा रहा था कि बेला ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बेला सन रह गई, वह तुम्हारे लायक नहीं है। मिस्टर देवांश, क्या आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? खैर, वो अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम्हें यह भरोसा कहाँ से मिला कि देशमुख परिवार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा? बेला पूरी तरह हताश थी। उनकी आखिरी उम्मीद ईशा पर टिकी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि न केवल ईशा अपनी रक्षा करने में असमर्थ थी, बल्कि उसके माता पिता भी शायद दिग्विजय द्वारा कैद कर लिए गए थे। इसके अलावा देशमुख परिवार की तथाकथित बड़ी खुशी की बात ईशा का अपने रिश्ते का ऐलान करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह तथाकथित अमृत जल का फॉर्मूला था। सबसे महत्वपूर्ण बात, देवांश ईशा का बॉयफ्रेंड नहीं था, तो देशमुख परिवार में उनका कोई सहारा नहीं था और उनकी सारी पिछली कल्पनाएं अवास्तविक हो गई थीं। क्या इस दुनिया में इससे ज्यादा निराशाजनक कुछ और था? देवांश ने यह सुना और बहुत गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि पूरे देशमुख खानदान में कोई माई का लाल नहीं है जो लड़ सके। अध्याय 330। दिग्विजय, मैं पूछता हूँ, तुझे कितनी बार मरने का शौक है? देवांश का जवाब सुनकर बेला को आखिरकार समझ आ गया कि इस दुनिया में वाकई पहले से ज्यादा निराशाजनक कुछ था, और वो थे देवांश के घमंड भरे बोल। दादाजी, दिग्विजय देशमुख ने अभी तक तुम्हें छेड़ा भी नहीं है और तुम खुद जानबूझकर देशमुख परिवार को उकसा रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत जी लिए? ए लड़के, तूने अभी क्या कहा? विवान आराम से चलते हुए आया, उसे नीची नजर से देखते हुए। देवांश की आवाज अभी धीमी नहीं थी और आसपास मौजूद लगभग सभी देशमुख परिवार के सदस्यों ने इसे सुना था। विवान को अपनी ओर आते देख बेला बता नहीं सकती थी कि उसे कितना पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी तो उसे पहली बार में प्रिया की बात नहीं माननी चाहिए थी और निश्चित रूप से देवांश के साथ सुलह नहीं करनी चाहिए थी। उसे कार में लिए गए फैसले पर डटे रहना चाहिए था और देवांश से एक स्पष्ट दूरी बना लेनी चाहिए थी। लेकिन ईशा ने उस समय ये क्यों कहा कि उन तीनों को देवांश से दूरी नहीं बनानी चाहिए? क्या वह खुद को बचाने में असमर्थ थी, इसलिए वह अपने साथ कुछ और लोगों को भी डुबोना चाहती थी? जब बेला विचारों में खोई हुई थी, देवांश बोला, एक हारा हुआ इंसान जो जाल बिछाने में नाकाम रहा और बदले में लगभग मारा ही गया था, वो बोलने की हिम्मत कर रहा है। देवांश जब नहीं बोलता था तो ठीक था, लेकिन एक बार जब वह बोलता तो लोगों को गुस्से से पागल कर देता, और यह उस तरह का था जो सीधा दिल पर वार करता था। पता नहीं उसने ये बुरी आदत कुणाल शाह से सीखी थी या नहीं। एक महासिद्धि स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को न हरा पाना कोई शर्म की बात नहीं है। और तो और, भले ही मैं उसे न हरा पाऊं, क्या मैं तुम जैसे गंवार को नहीं मार सकता? विवान पहले ही देवांश के पास आ चुका था और अपनी मुट्ठी उठा ली थी, मारने के लिए तैयार। उसे छू कर तो देख, क्या तुझे अभी भी अमृत जल का फॉर्मूला चाहिए? ईशा ने अचानक बीच में आकर उसे रोक दिया। वह जानती थी कि अगर विवान ने सच में हाथ उठाया तो देवांश उसे कच्चा चबा जाएगा, लेकिन अभी वह नहीं चाहती थी कि देवांश अपनी पहचान उजागर करे, क्योंकि उसके माता पिता अभी तक नहीं आए थे। वह नहीं चाहती थी कि मास्टर देवांश को धमकाने के लिए दिग्विजय उसके माता पिता को बंधक बना ले। जैसे ही ये शब्द निकले, विवान जम गया और बेला और बाकी लोग भी सन रह गए। इस पल उन सभी के दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर इस लड़के और ईशा के बीच रिश्ता क्या है? हर कोई एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अचानक उनके दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। अरे, क्या ऐसा हो सकता है कि ईशा इस लड़के के पीछे पड़ी हो?
बेला को भी तुरंत एहसास हुआ कि अगर ऐसा है तो ये समझाएगा कि देवांश ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है कि ईशा उसके लायक नहीं है। इसका कोई और मतलब नहीं था। जिस पर बड़ों का हाथ हो उसे डरने की क्या जरूरत। चाहे जो भी हो, जब तक ईशा देवांश के लिए बोलने को तैयार थी, उनके पास अभी भी यहाँ से जिंदा निकलने की उम्मीद थी। हम अपनी किस्मत को दुआ दे बच्चे, विवान ने ठंडे स्वर में कहा, फिर अपनी मुट्ठी नीचे की और हाथ पीछे बांधकर आगे बढ़ गया। देवांश भी जाहिर तौर पर ईशा की चिंताओं को जानता था, इसलिए उसने कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसके माता पिता के आने का इंतजार किया। देवांश की दिव्य दृष्टि फैली हुई थी, लेकिन वह अभी भी नहीं देख पा रहा था कि ईशा के माता पिता को कहाँ रखा गया है, जैसे कि वे अचानक हवा से प्रकट हुए हों और फिर उन्हें यहाँ तक लाया गया हो। जब ईशा ने अपने माता पिता को देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए और वाह करके रो पड़ी। हालांकि वह बाहर से सख्त थी, लेकिन अपने माता पिता के कमजोर और हड्डियों के ढांचे जैसे शरीरों को देखकर, जो यातनाओं से टूट चुके थे, वह तुरंत बिखर गई, अपनी माँ को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अब जब तुमने अपने माता पिता को देख लिया है तो मुझे अमृत जल का फॉर्मूला बताने का समय आ गया है ना? दिग्विजय ने उकसाया, काफी बेसब्री से। एक पल रुकिए, मैं आपके लिए लाती हूँ, ईशा ने कहा, फिर अपने माता पिता का हाथ थामकर लॉन के पीछे की ओर चल पड़ी। विवान ने ये देखा और उन्हें रोकने जाना चाहा, लेकिन दिग्विजय ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, मेरे मैंशन में पहरा बहुत सख्त है, अगर उन तीनों के पंख भी होते तो भी वे उड़कर बाहर नहीं जा सकते थे। ये सुनकर विवान आखिरकार शांत हो गया। ईशा, तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? माँ ने बहुत चिंतित होकर पूछा। ईशा, तुम अकेले क्यों नहीं चली जाती? हम नहीं भाग सकते, पिता ने भी यही कहा। लेकिन ईशा ने उन्हें नजरअंदाज किया और उन्हें सीधे देवांश के सामने खड़ा कर दिया। फिर देवांश से कहा, बाद में चाहे कुछ भी हो जाए, कृपया इन बुजुर्गों की रक्षा करने में मेरी मदद करें। बोलने के बाद ईशा ने देवांश के सामने गहरा सिर झुकाया। उसका रवैया बहुत ईमानदार था। बेला और बाकी लोग इससे पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। यहाँ चल क्या रहा है? ईशा एक छोटे से कस्बे के गरीब लड़के के सामने सिर झुका रही है और उससे अपने माता पिता की रक्षा करने की भीख मांग रही है। क्या वह नहीं जानती कि उसका अपना दादा दिग्विजय देशमुख पूर्ण अंतर्शक्ति स्तर का एक बेजोड़ माहिर है? यहाँ तक कि उदय काका भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। एक नौजवान से भीख मांगने का क्या फायदा? ये सुनकर देवांश ने लापरवाही से सिर हिलाया, फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सभी को भ्रमित कर दिया। क्या देशमुख परिवार के सभी खास सदस्य यहाँ मौजूद हैं? ईशा ने जल्दी से जवाब दिया, सिवाय कुछ के जो विदेश में हैं और वापस नहीं आ सकते, बाकी सभी मुख्य सदस्य यहाँ हैं। देवांश इससे बहुत संतुष्ट था। आखिर अगर कोई समस्या एक बार में हल हो सकती थी तो वह दोबारा चक्कर लगाना पसंद नहीं करता था। ठीक है, कोई जगह ढूंढो और बैठकर तमाशा देखो, देवांश ने कहा और फिर धीरे से खड़ा हो गया। एक पल रुकिए, मुझे अभी भी उस जानवर दिग्विजय से कुछ कहना है, ईशा ने कहा, फिर पीछे मुड़ी और दिग्विजय की ओर चिल्लाए, क्या तुम्हें अमृत जल का फॉर्मूला नहीं चाहिए? खैर, मुझे फॉर्मूला तो नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उस इंसान को लाई हूँ जिसने इसे बनाया है। अगर तुझमें हिम्मत है तो आ और खुद ले जा। ओ जानवर, है हिम्मत। बोलने के बाद ईशा देवांश के पीछे खड़ी हो गई, फिर अपने माता पिता को भी खींच लिया, जो पहले से ही डर के मारे कांप रहे थे। बेला और बाकी लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न था और देशमुख परिवार के सदस्य ईशा के शब्द सुनते ही अनजाने में पीछे हट गए। उनके चेहरों पर खौफ के भाव थे, जैसे देवांश कोई विनाशकारी सैलाब हो। कुछ लोग बहुत तेजी से पीछे हटते हुए रास्ते में खाने की मेजों और कुर्सियों से टकरा गए, आखिरकार जमीन पर गिर पड़े। देवांश की ओर इशारा करते हुए और हकलाते हुए बोले, वो है नॉर्थ मुंबई का मास्टर देवांश। देशमुख परिवार के लोग मन ही मन जानते थे, लेकिन एक बार जब ये पतला पर्दा पूरी तरह से फट गया तो वे सभी तितर बितर होकर भागने लगे। जब तक कि उन्हें नहीं लगा कि वे सुरक्षित दूरी पर हैं, तब जाकर वे रुके। बेला, प्रिया और उदय काका, जिनका निचला हिस्सा अभी भी जमीन में फंसा हुआ था, मास्टर देवांश शब्द सुनते ही उनका मुंह खुला का खुला रह गया। प्रिया ने तो हकलाते हुए पकड़ ही लिया, आप हैं गुरु देवांश। देवांश ये सुनकर मुस्कुराया और पलटकर बोला, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं गुरु देवांश को अपनी इज्जत के काबिल नहीं समझता, कि मुझे अपनी औकात नहीं पता? प्रिया पूरी तरह से निशब्द थी, उसका मुंह खुला और बंद हुआ, लंबे समय तक एक भी शब्द नहीं बोल पाए। और बेला इन शब्दों को सुनते ही जोर से कांप उठी, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने अपने सामने खड़े सौम्य और शांत देवांश को देखा और बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक पाए, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? देवांश के बोलने के बाद उसने अब प्रिया के जवाब का इंतजार नहीं किया, बल्कि धीरे से अपना पैर जमीन पर पटका। तुरंत दूर मौजूद उदय काका जमीन से उखड़े और हवा में ऊंचे उछल गए। देवांश ने फिर हाथ बढ़ाया और उन्हें पकड़ लिया।
उदय काका, जो अपने टूटे हुए अंगों के साथ हवा में थे, देवांश की ओर उड़े और फिर एक कुर्सी पर स्थिर होकर बैठ गए। आंतर शक्ति का प्रक्षेपण। तुम सच में नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश हो। उदय काका की आंखें फटी की फटी रह गईं, उनका चेहरा सदमे से भर गया। देवांश ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराया। तुम्हें उस मौत के मुकाबले में मुझे जाने देना चाहिए था। उस तरह तुम्हारे हाथ पैर नहीं टूटते। उदय काका का चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। यह उदय चौहान था जो एक महागुरु को पहचानने में नाकाम रहा और गुरु देवांश के सामने गुस्ताखी कर बैठा। कृपया गुरु देवांश, मुझे माफ करें। देवांश ने हाथ हिलाया। जाहिर तौर पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह घूमा, उसकी पीठ बेला और बाकी लोगों की तरफ थी। उसने सामने दिग्विजय को देखा और जोर से हंसा। मेरे नॉर्थ मुंबई को बार बार उकसाना एक बात है, लेकिन अमृत जल पर हाथ डालने की जुर्रत। दिग्विजय, मैं पूछता हूँ, तुझे कितनी बार मरने का शौक है? इस एपिसोड में कहानी सिर्फ टकराव तक सीमित नहीं रहती। यह पहचान, घमंड और असली ताकत के फर्क को उजागर करती है। देवांश यहाँ किसी को साबित करने नहीं आता, लेकिन जब कोई सीमा पार होती है तो पूरा संतुलन बदल जाता है। जिस परिवार को अजय समझा जा रहा था, उसकी नींव एक ही पल में हिल जाती है। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। सवाल यह है कि जब असली खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है तो बाकी सब कब तक खड़े रहेंगे? आगे जो आने वाला है वो सिर्फ टकराव नहीं, एक हिसाब होगा।